गुड इवनिंग भाई। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर हो भाई तो एक बार इंडिकेट कर दें सो दैट हम क्लास को स्टार्ट कर सके। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मतलब अगर आप एक ना समझदार स्टूडेंट हैं, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे। आज का जो टॉपिक है इसमें मैं दर्रे वगैरह तो खैर डिस्कस करूंगा, इट्स ओके, ठीक है, फाइन। मतलब ये जनरली जो है मैं इसमें पासेस में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है आई विल शेयर। बट काम की बात यह है दैट आज की क्लास में मैं हिमालयन जैव विविधता को थोड़ा फोकस पर रखूंगा। जरा ध्यान देना, इस सीरीज में मैं पर्यावरण के भी डायमेंशंस को कवर करूंगा। यानी कि इस सीरीज में जो भी टॉपिक हम देखेंगे उसका कनेक्शन कैसे पर्यावरण के साथ है, इसे हम देखते जाएंगे साथ में। देखो यार, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा दैट यूपीएससी जो है वो हर वर्ष ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से कलेक्टिव क्वेश्चन 35 के आसपास पूछती है, नहीं तो 30 तो हर साल का फिक्स है। ठीक है, तो ये याद रखें कि 30 क्वेश्चंस सीधे सीधे एक स्थान से। अब अगर आपका ये सब्जेक्ट वीक है या ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो यही डिसाइड कर देता है यार कट ऑफ कितना होता है यूपीएससी का। रफली अराउंड 45 सही क्वेश्चन, 45 अगर नेट आप सही क्वेश्चन कर लें तो आपका प्री क्लियर 100% होगा। और अकेले ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट कलेक्टिवली दे देता है 35 क्वेश्चंस। अब इस सीरीज में, इस क्लास में मैं ऐसा करने वाला हूं कि मैं जो हिमालयन पोर्शन है और इस सीरीज में बेसिकली मैं हर एक टॉपिक में उसका जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसे इंक्लूड करता जाऊंगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी, बट सीरियस स्टूडेंट ही इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। देखिएगा कि वो सारे लोग जो एकदम सुपरफिशियली केवल टॉपिक की लिस्ट देखा और किस टॉपिक से कौन सा जो सेक्शन है जो वो पढ़ना चाहते हैं, रादर देन कि भाई सीरीज में सारी चीजें फॉलो करें, वो पिक करेंगे टॉपिक कि भाई हिमालय कैसे बना, उनका महत्व क्या है, विभाजन क्या है, वो इसको क्लिक नहीं करेंगे या फिर इसको पूरा नहीं देखेंगे। जबकि क्वेश्चन जब आता है तो इन्वायरमेंट का इससे कोरिलेट करके आता है। आप देखिए, कल की क्लास में मैंने कुछ स्पीशीज का नाम लास्ट के 10 मिनट में लिखा था, आज मैं उसे इलेबोरेट भी करूंगा। उन स्पीशीज के बारे में वाटर ड्रॉप इफेक्ट मैंने पहले भी समझाया है। आप जो पढ़ते हो और यूपीएससी जो पूछता है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप जो है अक्सर उन चीजों को पढ़ते हो जो पॉपुलरली सभी लोग पढ़ रहे होते हैं। फाइन, मतलब जो चीजें ज्यादातर सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, एग्जैक्टली आप भी वही चीजें पढ़ रहे होते हो। और जब यूपीएससी प्रश्न पूछता है तो जो आपने पढ़ा और जो आया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो खास कर। ठीक है, चले सर, क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? बच्चे, आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आ पाएगा, मतलब आपका नोटिफिकेशन ऑफ होगा, इस कारण से नोटिफिकेशन नहीं आता है। सर मैं 12th क्लास में हूं और 12th क्लास से यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूं। बच्चे, तैयारी तो कर सकते हैं, आप पहले एनसीईआरटी का बेसिस जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद 1-2 वर्षों के पश्चात आप इंस्टीट्यूशनली जा सकते हो। पहले तो आप एनसीईआरटी से सारी चीजें कवर करना स्टार्ट करो। ओके, और मेरा कहना है कि थोड़ा लाइफ को रिलैक्स मैनर में चलाओ, थोड़ा एकदम ऐसे रिगरस मत हो जाओ कि स्टिफ हो जाओ और आप लाइफ को ही इंजॉय ना कर पाओ। तो तैयारी करते रहो और साथ में अपनी लाइफ को भी जियो। अभी आपके पास एज है, आपके पास समय है, आप तैयारी भी करते जाइए और लाइफ भी परस्यू करते जाइए। ठीक है, चलिए सर, मैं आईएएस नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप देखिए, जिस भी एग्जाम में पर्यावरण आता है उस एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। देखो, मैं आज की क्लास में नेशनल पार्क भी बताऊंगा, नेशनल पार्क के एनिमल्स भी बताऊंगा, रिवर्स भी बताऊंगा उनकी, और ये भी चर्चा करेंगे कि ये बायोडायवर्सिटी को कैसे इंपैक्ट करता है। ठीक है सर जी, आपके ऑडियो, वाह भाई, ये तो अच्छी बात है, पर एक्चुअली में आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही होगी। एक्चुअली में मेरा गला जो है वो थोड़ा बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी खराब आए, तो यार उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक, याद रखना, अगर आप टोटली तैयारी करना चाह रहे हो यूपीएससी की स्टडी आईक्यू के साथ, तो हमारे संपूर्ण बैचेस ये इनमें अभी एडमिशन चालू है, आप अभी जो है एनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस जो है वो 9,999 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अपग्रेडेड वर्जन भी है, मेंटरशिप के साथ प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है, मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है, ये सारा कुछ अवेलेबल है। साथ में अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो तो ऑप्शनल भी आपके पास, ऑप्शनल बैच का भी आपके पास ऑप्शन है। आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपके पास। फरवरी के माह का जो बैच है
उस बैच में एनरोल करने का भी चांस है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जल्दी ही जो है वो एनरोल कर लेंगे, अदरवाइज यू विल गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। चलिए तो आ जाते हैं भाई। सबसे पहली बात तो याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था हिमालय की जैव विविधता के बारे में, अर्थात बायोडायवर्सिटी के बारे में। ठीक, हमने चर्चा की थी कि हम हिमालय को दो पोर्शन में बच्चों डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पूर्वी हिमालय, एक है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो उसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं, एरिया को देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा को स्टार्ट करते हैं। मैं आज की क्लास में मोर देन 40 एनिमल्स के बारे में, 40 एनिमल्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके स्टेटस के बारे में ये सारी चर्चा करूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आ जाइए, ये है हमारा भाई, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये है हमारा इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ इंडिया एक्चुअली में। ओके, जरा छोटा बनाए भाई, स्पेस मिले हमें लिखने के लिए। तो यहां देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा ये हमारा नॉर्थ इंडिया है और ये नॉर्थ इंडिया में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। इधर से आएंगे तो ये लद्दाख वाला पोर्शन है और लद्दाख वाले पोर्शन के बाद हमें आगे के हिस्से की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बच्चों हम इसे प्लॉट नहीं कर रहे हैं। चले अब देखिए, ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ये कहलाता है हमारा वेस्टर्न हिमालयास और ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, इस पोर्शन को कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, शेडिंग कर लो जल्दी से और ध्यान से सुनना स्टार्ट करना। अब देखो वेस्टर्न हिमालयास के बारे में कल की क्लास में मैंने थोड़ा सा चर्चा की थी कि हमारा जो पश्चिमी हिमालय है वो किस तरीके का है। आज की क्लास में मैं और ज्यादा डिटेल के साथ स्पीशीज पर जाऊंगा और यह भी देखूंगा कि कौन सी स्पीशी के लिए क्या स्पेशल प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन है, क्या गवर्नमेंट का उसके लिए इनिशिएटिव है। क्लियर, चलो तो आ जाइए। यह पोर्शन कहलाता है पश्चिमी हिमालय या वेस्टर्न हिमालयास। ठीक है, यह कहलाता है वेस्टर्न हिमालयास या हिमालय। ओके, चलो यह सेक्शन कहलाता है बच्चों ईस्टर्न हिमालयास। देखो साथ ही साथ आप अगर चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो अगर आपके पास समय का अभाव रहता है तो। ठीक, ये पश्चिमी हिमालय है, ये पूर्वी हिमालय है। अब मैंने लास्ट क्लास में बच्चों आपसे डिस्कस करा था कि हमारा जो पश्चिमी हिमालय वाला हिस्सा है, यह हिस्सा कहलाता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड अर्थात शीत मरुस्थल यानी कि डेजर्ट। ओके, यह है शीत मरुस्थल या डेजर्ट। अब इस एरिया के बारे में एक एक करके कुछ कुछ डायमेंशन हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो एरिया है इसे शीत मरुस्थल क्यों कहा जाता है, वाई दिस एरिया इज कॉल्ड एज कोल्ड डेजर्ट। तो इसके कुछ रीजंस हैं। अब यहां जरा ज्योग्राफिकली ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि ये जो है वो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध में ही आता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय अर्थात ये टेम्परेट जोन ही है। क्यों टेम्परेट जोन है, तो जरा सिंपली एक लॉजिक लगाओ। नॉर्मली सोचो बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई कोई एरिया जो है वो कर्क रेखा से ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो सिंपल सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आने वाला एरिया टेम्परेट जोन में ही आता है। पर हमारे यहां जो कर्क रेखा है उसके ऊपर का भाग को भी हम शीतोष्ण उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसका कारण क्या है, तो मैंने आपको इसके पहले बता दिया है कि भारत के अंदर कर्क रेखा अप्रभावी है, अफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर के भाग में चलती हैं ध्रुवीय पवनों का प्रभाव और वो प्रभाव भारत में नहीं आ पाता क्योंकि है हिमालय। अर्थात हिमालय हमारे यहां क्लाइमेट डिवाइड करता है और यही कारण है कि हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला भाग है यह एकदम ठंडा है क्योंकि यह उच्च अक्षांशों पर है और यहां पर ध्रुवीय पवनों का सीधा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लास्ट क्लास में इस पे डिटेल में चर्चा हुई थी। अब चूंकि एक शीत मरुस्थल है, यहां आपको कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं, तो कल की क्लास में मैंने आपको कुछ जीवों का नाम बताया था, आज की क्लास में उसे कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहला तो हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है इज हिम तेंदुआ। फाइन, इसे स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा मैं इसे छोटा कर लूं। इसे कहते हैं हिम तेंदुआ या फिर बच्चों इंग्लिश में इसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है, स्नो लेपर्ड। ठीक, अब स्नो लेपर्ड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद यहां पर पाया जाता है हमारा भारतीय भूमि का मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का और खासकर इंडिया का एक बैर है, एक भालू है, इसे कहते हैं हिमालयन ब्राउन बेयर या हिमालय का भूरा भालू, हिमालयन ब्राउन या भूरा
भालू, फाइन, बेर। ओके, इसके अलावा यहां पर हमें एशियाटिक ब्लैक बेयर भी मिलता है, एशियाटिक ब्लैक बेयर। नाउ अब मैं यहां आपको कुछ हिरणों के बारे में बताता हूं। यहां आपको जो है वो हिरणों में इंडियन इबेक्स, भारतीय IBEX इबेक्स, ये देखने को मिलता है और ये रेयर प्रजाति है, फाइन। और ये जो है साइबेरियन इबेक्स से, साइबेरियन इबेक्स, इससे कुछ मिलता जुलता है। अब इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको एक पिरामिड के फॉर्म में समझाऊंगा कि कैसे आपको जो है सारी प्रजातियों को याद करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आज की क्लास में मैं पूरी प्रजातियों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आपको कैसे याद करना है यूपीएससी, एक्चुअल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी समझ जाओगे। पहले जरा मैं लिस्ट बना दूं आपके सामने, ठीक। इस एरिया में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो आओ, और इस लिस्ट में मैं कुछ कल के अलावा नाम ऐड करूंगा, तो ये मत समझना कि सेम वही नाम है तो वही हम देखते जाएंगे, ठीक है। एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनो। सबसे पहली बात तो आपको दिखाई देगा रेड पांडा, रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग। इसके अलावा गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, जरा स्थान का अभाव पड़ेगा हमें, ठीक है, तो इसे थोड़ा ना पास पास कर लेते हैं भाई, अदरवाइज हमें थोड़ी स्थान की समस्या होगी। चलिए पहले मैं इन्हें थोड़ा रिवाइज कर दूं आपको, एक एक करके नाम ऐड करते जाते हैं और फिर देखते जाएंगे। यह है रेड पांडा, फिर गोल्डन लंगूर, रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग, जंगली शूकर कहा जाता है इसे। फिर देखिए आप नीचे आते जाएंगे तो इसमें कई चीजें ऐड हम करेंगे इनके नामों के साथ, IUCN स्टेटस और वगैरह ये सब। पिग्मी हॉग, रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, सिंगल हॉर्न राइनो, मतलब एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। इसके साथ हम यहां एलिफेंट्स भी देखेंगे, स्नूप नोज्ड मकाओ भी देखेंगे, स्नूप नोज्ड मकाओ, और लायन टेल मकाओ भी मिलता है यहां पर, ठीक, लायन टेल मकाओ, फाइन। सो इतने स्पीशीज हमें यहां देखने को मिलती है। अब इत्मीनान से सुनो कि एग्जैक्टली यहां पर क्यों ऐसा होता है और कैसे जो है वो यह सारी प्रजातियां इतने बड़े स्तर पर यहां देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया भाई, इज क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड का मतलब होता है धूमिल तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ। अब देखो आप लोग कैसे इन सभी को याद करोगे और कैसे आप डिसाइड करोगे दैट, कैसे आप निर्धारित करोगे दैट कौन सा एरिया बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। यह याद रखो, यह है जैव विविधता का, जैव विविधता का हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब जानते हैं आप, ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता औसतन ज्यादा हो। पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमारा पूर्वी हिमालय जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्यों है। Why are Eastern Himalayas are considered as a biodiversity hotspot? देखो ये आपको दिखाई देगा हमारा पूर्वी हिमालय, सॉरी पूर्वोत्तर राज्य, ठीक। सबसे पहले तो जान लो कि भारत में कितने बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। ये है हमारा इंडिया, फाइन। हमारे यहां हैं कितने हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी के। अच्छा आप लोग जरा एक बार ट्राई करें, कोई बताना चाहेगा कि भारत में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। कोई बताएगा भाई, जल्दी जल्दी आंसर करिए कि भारत में कितने बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। कैन एनीवन वांट्स टू टेल कि भाई कितने हमारे यहां हॉटस्पॉट हैं बायोडायवर्सिटी के। जल्दी से बताओ जरा, देख रहा हूं मैं
कितने हॉटस्पॉट हैं? एक ने कहा 4 हैं। 4 हैं भाई, कि 4 हैं, 3 हैं, या 2 हैं, या 5 हैं? जल्दी से बताइए कितने बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं इंडिया में? एक्चुअल में 3 बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। पहला तो यह है विच इज हमारा पूर्वी हिमालय, दूसरा है हमारा पश्चिमी घाट, ठीक। सो एक हो गया हमारा पूर्वी हिमालय, एक हो गया बच्चों हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, और ये देखिए यहां पर पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कलेक्टिवली हमारे यहां 3 हैं, एक पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, और तीसरा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड्स हैं। ये कलेक्टिवली आपको 3 बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। अब इसका ध्यान रखना कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है ये एक दूसरे बायोडायवर्सिटी के वैश्विक हॉटस्पॉट का हिस्सा है जिसे कहा जाता है सुडालैंड, सुंडा, SUNDA, सुडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता का क्षेत्र। यह हमें देखने को मिलता है पूरे इंडिया में। तो इंडिया में कलेक्टिवली 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, 3 बायोडायवर्सिटी जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब मेरा प्रश्न यह है कि बताइए कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्यों है? तो इसका कारण सुनो, देखो जरा फोकस होकर देखना। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा है हिमालयन पोर्शन, ठीक। मतलब यहां आपको क्या दिखाई देता है? हिमालय, ठीक। तो यहां मेनली आपको हाई हिल्स दिखाई देती हैं, ऊंची पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं। ये हो गया हिमालयास, ठीक। अब जरा नीचे आओ, हिमालय में अपना एक अलग इकोसिस्टम होगा, राइट। अब देखो जरा यहां आ जाओ, ये जो इतना हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है। ये है पूर्वांचल हिल्स, और ये याद रखो, नो डाउट के पूर्वांचल हिल्स आर पार्ट ऑफ हिमालय, ये हिमालय का हिस्सा है। बट इसमें एक बड़ा सा चेंज है दैट इनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है। ये माउंटेन्स तो हैं, पर ये माउंटेन्स स्नो कैप्ड नहीं है, ये हिम से ढके हुए नहीं है। यहां जो माउंटेन्स हैं ये स्नो कैप्ड हैं, यहां पर ये बर्फ से ढके हुए हैं। और यहां जो माउंटेन्स हैं ये ग्रीन अर्थात हरित बेल्ट से ढके हुए हैं। यहां पर आपको हैवी फॉरेस्टेशन दिखाई देगा, एक बड़ा कवर दिखाई देगा वनों का, ठीक। तो यहां हो गया हिमालय, यहां हो गया बच्चों पूर्वांचल हिल्स। अब ये देखो ध्यान से, इस पोर्शन में ये जो हिस्सा आप देखोगे, ये हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का, और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होने के कारण अलग टाइप की बायोडायवर्सिटी है, अलग टाइप के यहां जीव मिलेंगे, ठीक। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, अर्थात एक तो याद रखना प्रायद्वीपीय भारत हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में भी स्थित है, और इस हिस्से की अपनी अलग बायोडायवर्सिटी। यहां पर पठारीय क्षेत्र है, चट्टानें सख्त हैं, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इन चट्टानों से होते हुए जल्दी ही वैनिश आउट हो जाता है। नो डाउट कि यह हिस्सा, ये मेघालय का पठार कहलाता है, यहां मैं लिख देता हूं मेघालय का पठार। तो ध्यान से सुनो, जो मेघालय का पठार है, नो डाउट कि यह हिस्सा विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला हिस्सा है। बट कितना शॉकिंग कनेक्शन है, जो हिस्सा दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है, चेरापूंजी, मासिनराम, इस क्षेत्र में आपको सूखा भी देखने को मिलता है। क्यों सूखा देखने को मिलता है? सिंपल सी बात है, यह हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक से बना है, ओल्डेस्ट रॉक्स आज भी प्रेजेंट हैं। यह इंडिकेट करता है कि यह सबसे कठोर चट्टानें हैं। कठोर चट्टान मतलब पानी सिक्रीट नहीं होगा, पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा। पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा तो डियर हर समय बारिश नहीं होती, जिस समय बारिश नहीं होगी उस समय पर यहां पर सूखा पड़ जाएगा। सो याद रखना कि ये वाले हिस्से में आपको सूखा प्रभावित क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है सूखे से भी ग्रस्त रहता है। अब ये जो बचा वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये है असम का मैदान, असम प्लेन। तो यहां पर बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट इसलिए है क्योंकि 3 बिल्कुल डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम,
यानी कि 3 बिल्कुल अलग प्रकार के, मैं यहां लिख देता हूं, हमारा पूर्वी हिमालय जो है, नो डाउट कि हम इसे हिमालय कह रहे हैं, पूर्वी हिमालय, लेकिन यह पूर्वी हिमालय 3 अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों से घिरा हुआ है। 3 भी नहीं, 4, माफ कीजिएगा, 4 अलग प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, पारिस्थितिकी के तंत्र हैं, इकोसिस्टम्स हैं, ये उसका क्षेत्र है। 4 अलग तंत्र, 4 अलग प्रकार के जीव, ज्यादा जैव विविधता। इसलिए यह पॉइंट हमेशा याद रखो कि हमारा जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, यह बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट इसीलिए है क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम दिखाई पड़ते हैं। सर यूपीएससी की ज्योग्राफी के लिए क्या सबसे पहले पढ़ें? सबसे पहले तो आप इंडियन ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हो। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करने पर आपकी हिम्मत जल्दी टूटने लगेगी, ठीक है, आप बहुत जल्दी, आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा समझना है। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा इजियर होता है, क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, तो कैन वी कंटिन्यू? डन। तो यहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होने का कारण है अलग अलग इकोसिस्टम्स का इधर पे होना। अब एक एक करके जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं, स्टार्ट करते हैं पूर्वी हिमालय से। तो देखो, पूर्वी हिमालय में हमें कौन कौन से जीव दिख रहे हैं, तो इस लिस्ट को पहले तो याद कर लो, ठीक। सबसे पहले आपको क्लाउडेड लेपर्ड दिखाई देगा, फिर आपको लायन टेल मकाओ, रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक, सिंगल हॉर्न राइनो, एलिफेंट, स्नूप नोज्ड मकाओ से लेकर और भी बाइसिंस की प्रजाति और साथ में हिरणों की प्रजाति, ये सब देखने को मिलता है, ठीक। अब इसे याद कैसे करोगे? तो देखो, याद करने का तरीका और प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाएगा, इसे जरा ध्यान से देखना। याद, यहां आ जाइए, ये एक पिरामिड है, ऐसे इसे याद कर लो, ठीक है। जरा इसे हम जो है वो थोड़ा सा छोटा करें ताकि हम स्पेस थोड़ा सा मैनेज कर पाए, ठीक है। चलो, अब जरा देखो ध्यान से, ये हिस्सा हो गया, नहीं भाई ऐसे में तो समझने में समस्या होने लगेगी आपको। आइए देखो, ऐसे याद कर लो बच्चों, ये एक पिरामिड है, ठीक। अगली स्लाइड यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो, ये एक पिरामिड है, ठीक। इस पिरामिड में देखो, अलग अलग हाइट पे अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होगा। यहां पर कौन सा क्लाइमेट है? ये है ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल का मतलब है उष्णकटिबंध। ये है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या है? ये है शीतोष्ण कटिबंध। अब एक सामान्य सी बात है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे तापमान कम होगा। सेम एज, सबसे पहले पर्वतों की घाटियों के पास तापमान ज्यादा है, उससे ऊपर जाओगे शीतोष्ण कटिबंध। अब देखो, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन। अल्पाइन का मतलब होता है और ठंडा एरिया, अल्पाइन। और इसके बाद है टुंड्रा। सो ये क्रम आपको देखने को मिलेगा कि सबसे नीचे आएगा ट्रॉपिकल, उसके ऊपर टेम्परेट, उसके ऊपर अल्पाइन, सबसे ऊपर टुंड्रा। अब ना आपको यहां पर हर एक जीव की इसी प्रकार से प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यहां ट्रॉपिकल एरिया में आपको देखने को मिलता है टाइगर। टाइगर मतलब कि बाघ, ठीक। और ऊंचाई पर जाओगे तो आपको फिर यहां पर जो है वो टेम्परेट एरिया में अर्थात शीतोष्ण कटिबंधों में आपको देखने को मिलेगा धूमिल तेंदुआ। धूमिल तेंदुआ। और ऊपर जाओगे तो आपको फिर जो है हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा। और ऊपर जाओगे तो बाघ का एक दूसरा प्रकार होता है जिसके बारे में थोड़े समय बाद चर्चा हम करेंगे, वो देखने को मिलता है। और जहां पर बाघ देखने को मिलता है ना बच्चों, यहां पर आपको कुछ वाइल्ड कैट्स भी देखने को मिलती हैं, जंगली बिल्लियां भी देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्चुअली कुछ चीजें समझा दूं, उसके बाद मैं इस पे आगे बढ़ूंगा, ठीक है। डन। तो देखो, पहले अब 2 मिनट का पॉज लेकर जो चीज मैं कंसेप्चुअली आपको समझा रहा हूं, पहले उस बात को सुनो, ठीक है। सभी लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ। आई नीड 20 मिनट्स का एकदम साइलेंस। आप 20 मिनट तक केवल और केवल मेरी बात सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो इसे भाई हम फिट कर दें, अदरवाइज ये जो है आगे जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो ये जो है वो कट होगा बार बार, ठीक है। ऐसा ही कुछ था। चलिए नाउ, अब देखो, सबसे पहले चीज, वर्ल्ड में एक एनिमल हुआ करता था। उस एनिमल का नाम क्या था?
सर भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर कैट्स, सारी बिग कैट्स एक साथ मिलती है। बताता हूं इसके बारे में भी। देखो, एंशिएंट टाइम पे एक एनिमल था, उस एनिमल का नाम था सेबर टूथ। ठीक, जो सेबर टूथ था, इससे दो जो है प्रजातियां निकलती हैं। एक का नाम है कैट्स और एक का नाम है डॉग्स। ठीक, मतलब एक कैट्स हैं और एक डॉग्स हैं। अब याद रखना, जो डॉग्स हैं वो समय के साथ मानव द्वारा डोमेस्टिकेट कर लिए गए। मानव ने उन्हें जो है वो जंगलों से निकाल के पालतू बनाना शुरू कर दिया, इसलिए हमें डॉग्स की उतनी वैरायटीज फॉरेस्ट के अंदर नहीं मिलती। और आप देखोगे आज के समय जो डॉग्स हैं वो जो जंगलों में, मतलब जो वाइडली अभी पर हमें दिखाई पड़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो हमें जनरली फॉरेस्ट में दिखाई पड़ते हैं वो है वाइल्ड डॉग्स, और वाइल्ड डॉग्स का एडवांस फॉर्म है वुल्फ। तो सेबर टूथ की फैमिली में से एक मेंबर निकला, जो मेंबर निकला वो था सेबर टूथ का एक ब्रांच, वो बनी डॉग्स। और डॉग्स को हमने कर लिया डोमेस्टिकेट, मतलब उन्हें पालतू बना लिया। जो डॉग्स जंगलों में बचे वो आज के समय आपको जो है वुल्फ के फॉर्म में दिखाई देते हैं, भेड़ियों के फॉर्म में दिखाई देते हैं, लोमड़ी के फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब इसका ध्यान रखना कि सेबर टूथ का एक ब्रांच जो डॉग बना, ये ग्रासलैंड में रहता है। ग्रासलैंड का मतलब है ये जो है घास के मैदानों में रहता है। ठीक, या तो घास के मैदान में रहेगा, और अगर ठंडा एरिया है तो बिल्कुल ठंडे जोन में रहेगा। और इसलिए आपको जो है बिग कैट्स एकदम ठंडे जोन में नहीं मिलती। ठंडे जोन में यहां आपको डॉग्स का एक प्रीडिएटर दिखता है, टॉप लेवल प्रीडिएटर दिखता है, सबसे ऊंचा शिकारी दिखता है, विच इज कॉल्ड एज वुल्फ। ठीक, ऐसे आपको याद करना है। ठीक, अब नीचे आ जाओ। सेकेंड जो ब्रांच है वो है कैट्स, और कैट्स में भी फिर दो बाइफर्केशन होते हैं। एक वो कैट्स जो रहती हैं फॉरेस्ट में, एक वो कैट्स जो गई घास के मैदान में। तो जो कैट्स घास के मैदान में गई, उन्होंने वहां से डॉग्स को एलिमिनेट कर दिया। हमेशा याद रखो, एक इकोसिस्टम के अंदर दो टॉप लेवल प्रीडेटर नहीं रह सकते। जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उन्हें यह सारा कुछ पढ़ना होगा। याद रखना, ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट है बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी का मतलब है जैव भूगोल। यहां आप जीवों के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सेक्शन में बता रहा हूं ना, सेबर टूथ, ऐसे ही आप जो है डियर्स के बारे में, ऐसे ही आप जो है वो बेयर्स के बारे में, इनके बारे में भी जानते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये समझना। और इसमें एक और सेक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। केवल इन्वायरमेंट नहीं है, केवल भूगोल नहीं है, केवल पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण का भूगोल। ये सब्जेक्ट में आप एक एक इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से देखते हो। फाइन, आप इसमें जो है वो ये देखते हो कि कैसे अलग अलग इकोसिस्टम और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जन्मे। तो सेबर टूथ था, सेबर टूथ की एक ब्रांच जो है वो डॉग्स बन गई। डॉग्स चले गए घास के मैदानों में, घास के मैदानों में डॉग्स हैं। अब जो कैट्स आई, कैट्स की भी दो ब्रांच बनी। एक ब्रांच गई फॉरेस्ट के अंदर, और एक ब्रांच जो थी वो एंटर कर जाती है इन ग्रासलैंड, और इसीलिए ग्रासलैंड में से उसने डॉग्स को एलिमिनेट कर दिया। तो वहां पर ग्रासलैंड के अंदर डॉग्स तो हैं, लेकिन वो डॉग्स जो है उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। ठीक, और उतने बड़े आकार में नहीं है, वो टॉप लेवल प्रीडेटर नहीं है, उस इकोसिस्टम के सबसे बड़े शिकारी नहीं है। अब जो कैट्स हैं, उन कैट्स में से जो कैट घास के मैदान में गई उसे आप लायन कहते हो। लायन मतलब शेर, वो जिसके गले में बाल होते हैं। और एक ब्रांच जो कि फॉरेस्ट में गई वो कहलाई बाघ। ठीक, तो बाघ हो गया, शेर हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया। अब इसके बाद एक जो सेक्शन बचता है, एक जो एरिया बचता है, वो होता है ठंडा इलाका। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और टेम्परेचर कम होने के साथ बिग कैट्स की दो वैरायटी हैं। एक हो गया कौन सा, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड ज्यादा हाइट पर रहेगा, और इसके नीचे आ गया क्लाउडेड लेपर्ड, ये थोड़ा सा कम हाइट पर रहेगा। ठीक, तो इसे आप लोग ऐसे याद कर लो दैट हाइट के अकॉर्डिंगली डिवाइड होता है। धूमिल तेंदुआ, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुए के बारे में लास्ट क्लास में मैंने चर्चा करी थी, और मैंने वहां पर डिटेल में बताया था बच्चों आपको दैट हिम तेंदुए की सबसे ज्यादा संख्या आपको भारत में देखने को मिलती है। और भारत में भी जो हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस जो नेशनल पार्क है, यहां आपको देखने को मिलेगा। और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, और साथ ही इस नेशनल पार्क का लोकेशन याद रखना दैट ये आता है लद्दाख में। ठीक, अब इसके अलावा इसका शिकार होता है, इस कारण से खत्म हो रहा है। और इसके शिकार के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको डिटेल में बताया था दैट इसका शिकार तिब्बत में इसके फर के लिए, चाइना में इसके बोन्स के लिए, और तिब्बत में इसके मीट के लिए होता है। ठीक,
तो तिब्बत में इसका शिकार होता है फॉर इसका मीट, चाइना में इसका शिकार होता है फॉर इसका जो है वो बोन्स, और इसका शिकार जो है वो मंगोल में होता है फॉर इसका फर। और ये सभी जो है वो अलग अलग टाइप से इसकी हंटिंग करते हैं। जब यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो देखिएगा वो आपसे इस प्रकार के ऑप्शन लिखेगा कि इसका शिकार जो है इस कारण से किया जाता था, तब आपको ध्यान आएगा दैट इसे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता थी। ठीक, हिम तेंदुए के बारे में दूसरी डायमेंशन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। 2009 में इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो गोविंद पशु विहार से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड बनाया गया था। सो ये चर्चा कंप्लीट थी। अब आइए जरा धूमिल तेंदुए के बारे में कुछ बातें करते हैं। ठीक, जरा देखो, जो धूमिल तेंदुआ है इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड का सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। यह सबसे ज्यादा कहां मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, हाईएस्ट पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या। सेकंड नंबर पे क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये हमें भारत के अंदर, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड एक नेशनल पार्क भी है, क्लाउडेड लेपर्ड यानी कि धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ये हमें देखने को मिलता है इन त्रिपुरा। यह भी याद रखना दैट त्रिपुरा में है। जबकि क्लाउडेड लेपर्ड जो राजकीय पशु है वो कहां का है? तो मेक श्योर कि क्लाउडेड लेपर्ड राजकीय पशु है यानी कि स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल। ये मेघालय का है, राजकीय पशु है ये मेघालय का। तो क्लाउडेड लेपर्ड के लिए 3 डायमेंशन। अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि क्लाउडेड लेपर्ड खत्म क्यों हो रहा है? तो क्लाउडेड लेपर्ड के खत्म होने के 2 मेजर कारण हैं। पहला कारण तो ये जान लो दैट क्लाउडेड लेपर्ड रहता है मध्यम ऊंचाई के पर्वतों पर। ठीक, अब समस्या पता है क्या है? समस्या यह है कि यहां पर हो रहा है विकासात्मक कार्यक्रम। ठीक, और इस कार्यक्रम के कारण अंततः यह हो जाता है कि यहां से क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो खत्म होने लगते हैं। क्यों? तो जरा ध्यान से सुनो। अब मैं यहां से आपको मेंस के कुछ डायमेंशन से परिचित कराता हूं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। ठीक है, चलो नाउ आ जाइए। सबसे पहली बात तो क्लाउडेड लेपर्ड जिस एरिया में रहता है उस एरिया में गवर्नमेंट के द्वारा जो है बीते 20 वर्षों में तेजी से विकासात्मक कार्यक्रम चलाया गया। अब याद करिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में हमने विकासात्मक गतिविधियों को यहां की संस्कृति को बचाए रखने के लिए कम कर दिया था। इस कारण से विकास ना होने ने अंततः जो है इस एरिया में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करा, और एक सोसाइटी जो डिससेटिस्फाइड होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करती है। इसी कारण आपको नॉर्थ ईस्ट में जो है इंसर्जेंसीज देखने को मिली। अब आपको समझ में आ गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का मेन कारण यही है कि इस एरिया में विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ग्रोथ नहीं हुई और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, सोसाइटी डिससेटिस्फाइड थी, 2 टाइम जोन नहीं होने से ऐसे भी मेंटल हेल्थ खराब थी, और एंड ऑफ द डे जो है फिर आपको इधर पे जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंसर्जेंसी के फॉर्म में, विद्रोह के फॉर्म में देखने को मिला, चाहे वो नागा फोर्सेस हो, बोडो फोर्सेस हो। अब इसके पश्चात हुआ ये कि गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और जैसे ही डेवलपमेंट इनिशिएटिव करने जाओगे, यहां नॉर्थ ईस्ट में जरा ध्यान से देखो, सारा एरिया फॉरेस्टेड है, फाइन, इधर भी आपको जंगल दिखेंगे, इधर भी जंगल दिखेंगे, इधर भी जंगल दिखेंगे। अब जब आप जंगल के एरिया में विकास करने जाओगे तो पेड़ों के ऊपर से थोड़ी ब्रिज बनाओगे, एंड ऑफ द डे आपको जंगल कट करना पड़ेगा, और जब आप जंगल कट करोगे तो आप कहीं ना कहीं इस लेपर्ड का जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, उसे खत्म कर दोगे। ठीक, अब सेकंड कंडीशन सुनो। एक तो हो गया हैबिटेट लॉस, वहां पर हो रहा है विकास, और यह विकास नेशनल इंटरेस्ट का है, इसलिए डू नॉट क्रिटिसाइज। आप एकदम से उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भाई रोडवेज रेलवेज बनाने ही नहीं थे। ठीक, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक था कि हमें रोडवेज रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इधर पे करना था। दूसरी बात है, इनका जो फर है, फाइन, इनका जो फर है ये सॉफ्ट लेदर कहलाता है,
सॉफ्ट लेदर, सॉफ्ट लेदर का मतलब होता है मुलायम चमड़ा। ठीक ठीक। अब ये ध्यान से सुनना कि इनके सॉफ्ट लेदर के लिए इनका हो रहा था शिकार। और अभी देखिए आप लोग, ये क्लास एंड हो जाए, एंड होने के बाद जरा गूगल करना, क्लाउडेड लेपर्ड गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस शेर के, मतलब इस कैट के बॉडी में जो पैचेस हैं वो काफी बड़े हैं। बड़े पैचेस के कारण इसकी स्किन जो है वो मेनली यूज होती है उन एरियाज में जहां पर लंबी ड्रेसेस होती हैं। और एक बात बताओ, अंदाज लगाओ, जो लंबी ड्रेसेस वाला वो जो है वो वगैरह जो भी कुछ होता है वो जो पहनते हैं, फाइन, इसके लिए जो है वो जनरली आपको डिमांड कहां दिखती है? बहुत लंबे गाउन वगैरह जो भी कहते हैं, मुझे पता नहीं है, महिलाओं का परिधान होता है, मतलब फीमेल्स की ड्रेसिंग्स होती हैं, देख लीजिएगा, उसमें ना इसकी बहुत डिमांड होती है। और यह डिमांड अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में क्लाउडेड लेपर्ड मिलता नहीं है। तो इस कारण से इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इवन ये क्लाउडेड लेपर्ड आगे जाके जो है मलेशिया तरफ भी दिखता है, मलेशिया, पूरे मलेशिया के साइड दिखता है, चाइना और मलेशिया, इंडिया, यहां दिखता है। तो बड़े स्तर पर इसकी हंटिंग करके इसकी जो खाल है, इसका जो लेदर है, उसे भेजा जाता है कहां? यूरोप। और यूरोप में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो याद रखना कि इसके बड़े स्तर पर इसकी हंटिंग होती है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इसकी बड़े स्तर पर हंटिंग होती है। और इसे स्मगल कहां करा जाता है? इसे स्मगल करा जाता है यूरोप में। और इवन आज से 7-8 साल पहले की न्यूज है, इसलिए उसे लिखना मत कॉपी पर, 7-8 साल पुरानी घटना है, लेकिन है सही, फाइन। मतलब मुझे ऐसे ध्यान है कि यह घटना जब हुई थी तो उस वर्ष, उसे 1 वर्ष पहले से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था, फाइन। तो यह घटना उस समय हुई थी तो काफी चर्चा में आई थी। क्या थी यह घटना? दैट यूरोप के अंदर एक फैशन शो हो रहा था, उसमें रेड मारी गई थी और वहां पर जो है क्लाउडेड लेपर्ड की स्किन मिली थी और बड़े स्तर पर उससे जो है ड्रेसेस तैयार करे गए थे। और जबकि लोगों को बताया जा रहा था कि सिंथेटिक है, मतलब ये कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री में बनाया है, ये ओरिजिनल नहीं है, जबकि वो था प्योर ओरिजिनल, फाइन। और वो जो ऑर्गेनाइजर थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही था कि वो बिग कैट्स के प्रोटेक्शन के लिए है। उस नेशन, मतलब ऐसे एक एनजीओ था उस देश का, कोई ऐसा यूएन का डेजिग्नेटेड नहीं था, बट उनका नाम था कि वो बिग कैट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं वर्ल्ड में। और उन्हीं के जो है फैशन शो में या जो भी कुछ था उनका शो, उसमें जो है वो क्लाउडेड लेपर्ड की स्किन एक्चुअली में उपयोग की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहां पर आपको जो है इसकी हंटिंग दिखाई देती है, साउथ ईस्ट एशिया से इसे निकाला जाता है, मेनली इसका सप्लाई जो है वो यूरोप में होती है, वहां पर उसकी डिमांड होती है। ठीक, अब बाघ के बारे में थोड़े समय बाद चर्चा करेंगे, मैं बहुत डिटेल में टाइगर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप, चलो अच्छा सामने है तो मैं टाइगर के बारे में चर्चा कर ही देता हूं। ठीक, सबसे पहली बात तो टाइगर्स की आबादी जो है वो समय के साथ बहुत तेजी से कम हुई है। रफली अराउंड 4 लाख बाघ हुआ करते थे भारत में। ठीक, 4 लाख बाघ थे भारत में। कब के आसपास? 1950 के आसपास। अब अभी के समय हमें कितने दिखाई देते हैं? अरे भाई, अभी के समय हमें कितने दिखाई देते हैं? 2022 का जो सेंसस था, मैं 2022 के सेंसस से बहुत अपडेटेड नहीं हूं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इसी के आसपास रहता है। 2022 में जो गणना की गई थी बाघों की, उस गणना के अनुसार जो है बाघों की संख्या भारत में लेस देन 4000 है, ये पक्की बात है, 4000 से कम है। आप देख लीजिएगा ध्यान से कि इस सेंसस में कितने एग्जैक्टली बाघ थे। मैं अपडेटेड नहीं हूं तो आप प्लीज इसे थोड़ा सा अपडेट कर लेना। सो भारत में 4000 से कम बाघ हैं। अब मुझे बताइए कि बाघों की संख्या इतनी तेजी से कम क्यों हुई थी? तो बहुत ध्यान से सुनना, बाघों की संख्या कम होने का 4-5 कारण है जो मैं बता रहा हूं ना, आप लिख लीजिए इसे, आप इसे जल्दी ही बुक्स में, किताबों में इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक, पहला तो कारण यही है कि भाई मानव ने जो है बड़े स्तर पर बाघों को किल करा है, बड़े स्तर पर जो बाघ हैं उनकी हंटिंग हुई है। किस लिए हुई है? इनके फर के लिए हुई है। दूसरा किस लिए हुई है? शौक के लिए हुई है। और यह शौक कहां से आया था? यह आया था ट्रॉफी हंटिंग से। ट्रॉफी हंटिंग क्या है? तो ट्रॉफी हंटिंग अभी से कुछ समय पहले न्यूज में थी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ट्रॉफी हंटिंग क्या है? तो ट्रॉफी हंटिंग, आप सभी ने वो मूवीज देखी होंगी, अक्सर मूवीज में एक विलन दिखाया जाता है, विलन जो है अपने रूम में बैठा होता है और वहां पर जो है वो
कई जानवरों का कटा हुआ सिर जो है दीवार पर लगा होता है। ठीक, आई थिंक आप सभी ने इसे देखा जरूर होगा, कभी ना कभी आपने देखा है ये चीज, दैट आप हिंदी मूवीज में देखोगे तो वहां पर एक जो है वो जानवर का कटा हुआ सिर दीवार पर ऐसे लगा होता है। यह कहलाता है ट्रॉफी हंटिंग, मतलब किसी जानवर को किल कर देना, किल करने के बाद उसका सिर जो है वो कट करके ले आना और अपने घरों में दीवारों पर लगाना। यह दिखाया जाता था शूरवीरता का प्रतीक के रूप में कि भाई देखिए हम कितने शूरवीर हैं। ठीक, अभी मैं यह आपको क्यों बता रहा हूं, तो याद रखना कि अफ्रीका का एक नेशन है, अफ्रीका के कई नेशन थे वैसे, जो क्या करते थे, यूरोप के अंदर जो लोग शिकार करने के शौकीन होते थे वो इन देशों में आते थे, इन देशों को कुछ पैसा देते थे और पैसा देने के बाद जो है वो उन्हें अलाउ कर देते थे कि वो आप हमारे जंगलों में जाओ, हमारे यहां के जानवरों का शिकार कर लो। ठीक, तो वो अपना शिकार का शौक पूरा करने के लिए अफ्रीका के कुछ देशों में जाया करते थे। ठीक, अब यूएन ने इसे जो है 2024 में इलीगल डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी देश अपने यहां पर ट्रॉफी हंटिंग को अलाउ नहीं करेगा, यानी कि बाहर से लोगों को बुलाकर यह अनुमति नहीं दे सकता वो देश कि वो जाकर जो है वो उनके देश के जानवरों का शिकार कर सके, किलिंग कर सके, इसलिए ये न्यूज में था। अब इसकी पूरी हिस्ट्री सुन लो ध्यान से, 5 मिनट लगेगा, वाटर ड्रॉप इफेक्ट में मैं सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक, देखो हुआ यह था कि यूरोपियंस जो है, 5 मिनट के अंदर ध्यान से सुनना, हुआ यह था कि यूरोपियंस जो है वो यूरोप से निकले और यूरोप से निकलने के बाद जो है वो पहुंच गए थे नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका जब इन्होंने डिस्कवर करा तो यूरोपियन वांट्स के इस पूरे एरिया को जो है ये अच्छे से कैप्चर कर लें और इसके सारे संसाधनों को यूरोपियंस रख लें। देखिएगा ध्यान से, यहां से यूरोपियंस जो है, यूरोपियंस वांट्स के नॉर्थ अमेरिका पूरा कैप्चर कर लिया जाए और नॉर्थ अमेरिका के हर रिसोर्स पे यूरोपियंस का कब्जा हो, और इस कारण से यह चाहते थे कि यहां की जो लोकल जनजाति थी जिसका नाम था रेड इंडियंस, दे वांट्स के रेड इंडियंस जो है वो खत्म हो जाएं। अब इनका नाम रेड इंडियंस क्यों पड़ा था, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को ढूंढा था कोलंबस ने, और कोलंबस को लगा था कि वो पहुंच गया है इंडिया, और उसने इसका सबूत देने के लिए कैरेबियन द्वीपों के पास और इस तट से कुछ जनजातियों को पकड़ा, कुछ लोगों को पकड़ा और यूरोप ले गया, और यूरोप में ले जाने के बाद कहा कि देखो मैं जो है वो इंडिया के पश्चिमी भाग में पहुंच गया था और वहां से मैं सबूत के फॉर्म में ये इंडियंस को लेकर आया हूं। तो वहां का जो किंग था, ही यूज्ड टू से कि मैंने तो कभी इंडियंस देखे नहीं है, बुलाओ जिसने इंडियंस देखे हैं। तो उस पर्सन ने देख के कहा कि ये जो है वो लाल कलर के इंडियंस हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज रेड इंडियंस। तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली जनजाति का नाम तो रख दिया गया रेड इंडियंस। अब जो रेड इंडियंस थे वो इधर पे रहते थे और ये बेस्ड थे बाइसिन्स पर। ठीक, बाइसिन क्या होता है, तो बाइसिन एक बड़े आकार का जो है वो बफेलो होता है। बफेलो मतलब भैंस होती है और ये काफी बड़े साइज के होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि ट्रक बाइसिन जैसे होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं ये बाइसिन्स। ठीक, अब ये जो थे ये बाइसिन के ऊपर इनकी इकोनॉमी बेस्ड थी। अब सोचिए कि जो यूरोपियंस थे दे वांट्स के रेड इंडियन पूरी तरह से खत्म हो जाएं। ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूं ना, इसे एक वर्ड से जाना जाता है जिसे कहते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। ठीक, इसे कहा जाता है कोलंबियन एक्सचेंज। आप चाहें तो इसके बारे में जो है वो रीड कर सकते हैं, और जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल हो वो तो इसे ठीक से रीड कर लें, ये जीव भूगोल का पार्ट है। तो यूरोपियंस जब यहां से निकले तो यहां से निकलने के बाद नॉर्थ अमेरिका को इन्होंने कैप्चर करा। नॉर्थ अमेरिका के रेड इंडियंस जो बाइसिन पे बेस्ड थे, दे वांट्स के हट जाएं यहां से। अब समझना, कोलंबियन एक्सचेंज में पता है क्या लिखा गया? कोलंबियन एक्सचेंज में लिखा गया कि यूरोप से निकले हुए लोग अपने साथ चूहे वगैरह गलती से ले गए थे, और चूहे जब उत्तरी अमेरिका में पहुंचे तो उत्तरी अमेरिका में चूहे के कोई भी प्राकृतिक शिकारी नहीं थे। इसीलिए जैसे ये चूहे इधर पहुंचे, इन्होंने यहां पर बड़े स्तर पर रेड इंडियंस का जो थोड़ी बहुत फसलें उगाते थे उन्हें नष्ट कर दिया, और साथ ही जो यूरोप था, यूरोप के अंदर फैला हुआ था चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मतलब है अभी के समय आपने सुना होगा माता वगैरह निकलना। फाइन, चिकन पॉक्स की बड़ी समस्या थी यूरोप में। तो यूरोप से निकला हुआ जो व्यक्ति है जब उत्तरी अमेरिका पहुंचा तो अपने साथ अपनी बीमारियां भी लेकर आया, और यूरोप की बीमारियों के लिए यहां पर इम्यूनिटी नहीं थी। तो रेड इंडियंस के लिए क्या कह दिया गया? रेड इंडियंस के लिए जो यूरोपियंस थे उन्होंने कहा कि रेड इंडियंस पता है क्यों खत्म हो गए? रेड इंडियंस इसलिए खत्म हो गए क्योंकि माफ कीजिएगा, रेड इंडियंस खत्म इसलिए हो गए क्योंकि
हम अपने साथ कुछ गलती से चूहे वगैरह यानी कि रैट वगैरह ले गए थे और यूरोप की बीमारियां ले गए थे, और इस कारण से इन बीमारियों और इन चूहों के प्रकोप के कारण जो है रेड इंडियंस पूरी तरह से खत्म हो गए। क्यों पूछा गया यूरोपियन से क्वेश्चन? क्योंकि यूरोप ने वास्तविकता में मानव की पूरी नस्ल खत्म कर दी पृथ्वी से। ठीक, ये जब प्रश्न पूछा गया ना, ये जब एलिगेशन लगा यूरोप के ऊपर, तब यूरोप का ये आंसर था कि हम यहां से गए और एक एक्सचेंज हुआ था। उस एक्सचेंज में अपना खाना ले गए, अपने कपड़े ले गए, अपनी संस्कृति ले गए, अपने यहां के जानवर ले गए और अपनी बीमारी ले गए, और इन बीमारियों के लिए रेड इंडियंस में इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए बेचारे रेड इंडियंस खत्म हो गए। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी ये थी कि यूरोप वांट्स के यहां से रेड इंडियन हटें तो हम इस पूरे एरिया को ठीक से अपना घोषित कर सकें। ठीक, और इसके लिए जो है इन्होंने स्टार्ट करा था अ वर्ड कॉल्ड ट्रॉफी हंटिंग। ट्रॉफी हंटिंग। और इस ट्रॉफी हंटिंग में क्या होता था? ट्रॉफी हंटिंग में होता था कि यूरोपियंस जो है वो अपने यहां, जो किंग्स होते थे यूरोप के, वो अपने यहां लोगों को प्रोत्साहन देते थे कि तुम शिकार सीखो, तुम हंटिंग सीखो, और हंटिंग सीखने के बाद जो है तुम जाना कहां? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में तुम जितने बाइसन किल करोगे उसके सिर कट कर कर ले आना, और जब तुम सिर कट करके ले आओगे तो जितने तुम सिर कट करे होगे उतना ज्यादा तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी के कारण जो है वो यूरोप से निकले हुए व्यक्ति इधर जाते थे, और मैंने इसकी इमेज भी दिखाई थी। अभी क्या लाइव क्लास में मैं गूगल करूंगा तो फिर शायद आपको समय लग जाए देखने में, नहीं तो आप सभी सर्च करना बाइसन हंटिंग माउंटेन। ये एक पिक्चर है और वो आप देखोगे आप शॉक्ड रह जाओगे। एक बाइसन के कटे हुए सड़ का पहाड़ बना हुआ है, उसके ऊपर एक शिकारी जो है वो पैर रखकर खड़ा हुआ है, और वो बता रहा है कि इतने बाइसन मैंने किल किए हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ढेर हो, ये ढेर काफी बड़ा था। फाइन, और ये एक इमेज है जो एक है, और ऐसी बहुत सारे थे। तो यूरोप में एक कल्चर था ट्रॉफी हंटिंग का। ट्रॉफी का मतलब इनाम, हंटिंग का मतलब शिकार। तो शिकार करने पर मिलने वाला इनाम, और यह इनाम जो है वो यूरोप में दिया जाता था जो नॉर्थ अमेरिका जाके सारे बाइसन खत्म कर दे। एंड ऑफ द डे ये हुआ कि इस ट्रॉफी हंटिंग के कल्चर ने पूरे नॉर्थ अमेरिका से सारे रेड इंडियंस को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी पूरी बाइसन पे, और बाइसन खत्म हो गए। लेकिन इसका दुष्परिणाम भी निकला था, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी निकला था। क्या नेगेटिव इंपैक्ट निकला था? कि यूरोप के अंदर जितने बाइसन थे ये भी खत्म होने लगे। कारण, जो व्यक्ति वहां जाकर शिकार नहीं कर पाए थे वो चुपचाप यहीं के बाइसन का शिकार करने लगे, और यहां के बाइसन का शिकार करने लगे, इसलिए यूरोप के अंदर बाइसन खत्म हो गए थे। और जब यूरोप के अंदर बाइसन खत्म हो गए तो यूरोप की इकोनॉमी में भी इंपैक्ट आया, क्योंकि बाइसन जो है एक मवेशी होता है जिसका जो है इकोनॉमी में योगदान होता है। इस कारण से इस एरिया के बाइसन जब खत्म हो गए तो एक कबीला था, जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शन में पढ़ेंगे फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहां एक कबीला हुआ करता था, उनके पास कुछ 10-12 बाइसन बचे थे। तो फिर तय करा गया कि साइबेरिया के एरिया से कुछ बाइसन लाए जाएंगे और यहां उनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी, और फिर सिर्फ 10 या 12 बाइसन से पूरे यूरोप के आज के समय के बाइसन पैदा हुए हैं। और इसीलिए कहते हैं कि यूरोप के अंदर जो बाइसन्स हैं ये कभी भी मास लेवल पर खत्म हो सकते हैं। और ये खबरों में भी रहा था। रीजन, यूरोप के अंदर बाइसन्स में एक डिजीज फैली और सडनली उनकी संख्या गिर गई। कैसे हुआ ये? तो सिंपल सी बात है, सारे बाइसन केवल और केवल 12 से 15 बाइसन की संतानें हैं। यूरोप के अंदर जितने भी बाइसन्स हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ बाइसन की संतानें हैं, और ये जो बाइसन्स हैं ये बाइसन्स सारे जेनेटिकली समान हैं, एक जैसे हैं। इस कारण से इनमें जो है ये जेनेटिक बॉटलनेक है, और इस कारण से जो है ये एक सी बीमारियों से खत्म हो जाते हैं, खत्म हो सकते हैं। ठीक, सो मेक श्योर कि ये ट्रॉफी हंटिंग थी, इस कारण से इस एरिया से बाइसन खत्म हुए। और यही जो ट्रॉफी हंटिंग है ये पिछले वर्ष न्यूज में थी, क्योंकि अफ्रीका के कुछ देश इसे अलाउ कर रहे थे। डन, क्लियर। अब यही ट्रॉफी हंटिंग जो है वो भारत में भी प्रचलित हो गई थी फॉर बाघ। तो बाघ की संख्या कम होने का एक कारण था कि जैसा यूरोप में वो कल्चर आया, इंडिया में भी काफी ज्यादा ये प्रमोट करा गया कि भाई आप बाघ का शिकार वगैरह करोगे तो खाल वगैरह रख लीजिए और स्केलेटन वगैरह जो है वो रख लीजिए। ठीक, तो इस कारण से जो है भारत में बाघों की संख्या कम हुई। तो एक रीजन तो इसका शिकार है, और शिकार बड़े स्तर पर शिकार है। लेकिन एक और डायमेंशन याद रखना, और यह डायमेंशन आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कैसे? तो ध्यान से सुनो, आप शॉक्ड रह जाओगे। आपको यूपीएससी बोलेगा कि भाई थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर हम खर्च कर रहे हैं,
वर्ल्ड आज के समय दुनिया के हर एक जानवर को बचाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ओके। मतलब अभी जो मैं बता रहा हूं आप थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आप ना कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। फाइन, मैं इसलिए कहता हूं ये सब्जेक्ट अगर ठीक से पढ़ाया जाए तो देखिए बच्चे के अंदर वो शार्पनेस आती है, वो क्लियरिटी ऑफ थॉट आता है कि वो बहुत, एक तो अपने आप में एग्जाम में तो सुपर प्रोमैक्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बट आप जो है अपने नॉलेज से बहुत सशक्त हो जाओगे। फिर आपको दिखने लगेगा व्हेन समवन सेज दैट ये एक वाइट स्किन टोन का व्यक्ति है, विदेश से आया हुआ व्यक्ति है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, विशुद्ध गधा लगेगा आपको। अभी आप देखिएगा अगर कोई इंडियन जो है वो किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के व्यक्ति को देख ले तो हमें ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश बोल रहा है और वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। बट आज से बहुत समय पहले यूरोपियंस वांट्स टू ट्रेड विथ इंडिया, यूरोप के लोग भारत के साथ ट्रेड करना चाहते थे और इंडियंस कहते थे कि ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना ये अच्छे नहीं है, ये जो है ये इन्हें टच नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेश से आए होते हैं जो ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होते और ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा लालसा के कारण बड़े बड़े जो है वो इनके पास फार्म्स होते हैं जिसमें ये मवेशी पालते हैं और मवेशी पालते हैं। शहरों में सड़कें ज़्यादा होती हैं, ये मवेशी अपना मल करते हैं, मल के कारण गंदगी फैलती है और इनमें होती है बहुत सारी बीमारियाँ। तो हम जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है विदेश से आए हुए लोगों को मानते थे कि ये गंदे हैं और इनसे दूर रहना चाहिए। और आज आप देखिए कि इंडियंस को कहा जाता है जब वो यूरोप जाते हैं दैट आप हाइजीनिक नहीं हो, जबकि एक समय पर इंडियंस सेज कि जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति उसे टच नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारी डिजीजेज होती हैं क्योंकि वो गंदे प्रदेश से आया है, ठंडा है इसलिए हाइजीनिक नहीं है। फाइन, तो आपके पास बहुत सारे थॉट होंगे। अब ध्यान से सुनना, जो बाघ है आपको नहीं लगता कि इतना पैसा खर्च करने पर, फाइन, तो यहां ध्यान से सुनना, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम किसी प्रजाति को बचा ही नहीं पा रहे। भाई इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो हम कम से कम 4 लाख नहीं तो 40,000 तो कर ही लें बाघों की संख्या। शायद यहां पर जो है 40,000 है बाघों की संख्या, फाइन, तो हम 40,000 ही कर लें बाघों की संख्या। क्यों नहीं हो पाता बाघों की संख्या में इंक्रीमेंट, क्यों नहीं हम वहां तक पहुंच पाते? तो उसका कारण है, इसको हम देखते हैं जीव भूगोल के अंतर्गत। यह केवल पर्यावरण नहीं है, यह जीव भूगोल है। सोचिए, जो बाघों की संख्या है यह पहले इतनी ज्यादा थी, इसका मतलब है जंगल के अंदर उतना शिकार था। जो बाघ थे वो अपने एकदम ओल्ड एज में भी जीवित रहते थे। ये अपने ओल्ड एज में, मान लीजिए एक बाघ की उम्र जो है वो 20 साल वो जीवित रहता है, 20 में से आखिरी के जो 6 साल हैं मतलब 14 साल के बाद वो बुजुर्ग होना स्टार्ट हो जाता है, कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कमजोर होने के बाद भी पहले के समय वो 20 वर्ष की आयु तक जिंदा रहता था। क्यों 20 वर्ष की आयु तक जिंदा रहता था? क्योंकि जंगल के अंदर आसान शिकार थे, जंगल के अंदर मवेशी रहा करते थे। जैसे जैसे मानव ने विकास करा, मानव ने बड़े स्तर पर जंगलों से जो है वो मवेशी बाहर निकाले हैं और ये जो मवेशी थे ये उस बाघ का सबसे आसान शिकार थे, सबसे इजीएस्ट वो उसका फूड थे। अब आपने जंगलों से क्या करा? जंगलों से बाघों के आसान शिकारों को बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के आपने उन्हें पालतू बना लिया। तो जब आपने आसान शिकारों को जंगल से बाहर निकालकर पालतू बनाया तो टाइगर के लिए जब वो बूढ़ा होने लगता है, 14 वर्ष की आयु से आगे बढ़ता है, तो 15-16 वर्ष की आयु के बाद भोजन नहीं मिलता उसे। वो क्यों नहीं भोजन प्राप्त कर पाता? क्योंकि आसान शिकार अब अवेलेबल नहीं है। अब जितने शिकार हैं उसे करने के लिए उसे शारीरिक रूप से बहुत सुदृढ़ होना जरूरी है। अब जंगलों के अंदर से आपने बहुत पहले ही बाघों के आसान शिकारों को निकालकर अपने फार्म में ले आए आप, और फार्म में ले आने के कारण अब वो जंगल में नहीं है, इसलिए बाघ जो शायद 20 वर्ष की आयु तक जीता अब वो और कम आयु तक जीता है और उसका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कम हो जाती है, औसत जीवन प्रत्याशा जो है वो कम हो जाती है और इसलिए वो शॉर्टर लाइफ जीता है और वो खत्म हो जाता है। अब आप कितना भी जो है उसके कंजर्वेशन के लिए आप एफर्ट पुट करो बट उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके आसान शिकार जंगल से गायब हो चुके हैं। अब आपने अगर बाघ की संख्या बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करा तो वो पैसा शायद 10 को 12 कर सकता है पर 10 को 100 नहीं कर सकता, क्योंकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाघों की कम हो गई, क्योंकि बाघों के आसान शिकार मानव ने उद्विकास के साथ जंगलों से बाहर निकाल लिए। नोट इट डाउन, फाइन। सो एक तो जो है इसका प्राकृतिक आवास की कमी, प्राकृतिक आवास की कमी, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाघों के साथ है, यह हर जीव के साथ है। हमें
अपने फॉरेस्ट, ये मानव भूगोल का एक बहुत फेमस सिद्धांत है कि मानव ने अपने विकास के साथ प्रकृति को अपूर्ण क्षति पहुंचाई है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई अभी अभी हमने जो है औद्योगिक क्रांति के बाद जो वर्ल्ड है उसे बहुत डिग्रेड कर दिया, ये बिल्कुल मिथ्या है, एकदम झूठ है, एकदम ट्रूली दिस इज अ फॉल्स, एकदम एकदम नितांत गलत है। कारण हमने उद्विकास से ही पाप करा है। जिस दिन से हम जंगलों से बाहर निकले थे उस दिन से हम जंगलों से संसाधन बाहर निकालते आए हैं। हमारे फॉरेस्ट आज बीमार नहीं है, हमारे फॉरेस्ट तो तभी बीमार थे जब हम जंगलों से बाहर आए और जंगलों से उसके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स ले आए, और इंग्रेडिएंट तो लाए ही लाए, उन्हें जंगल में छोड़ा भी नहीं। फाइन, जितनी आप क्रॉप्स देखते हो ये पहले सारी क्रॉप्स जो है जंगलों में हुआ करती थी, आज वो क्रॉप जंगलों में नहीं है, हमने उसकी सारी वेराइटीज जो है वो बाहर निकाल ली। अब आपके दिमाग में अगर सब बाहर निकाली तो जंगल में शेष भी तो रही होगी, हमने छोड़ा भी नहीं ना, हमने वो मैदान जहां वो उगती थी उसे काट दिया और वहां पर फसलें बोना शुरू कर दी। फाइन, अगर वो मैदान जंगल के पास रहता जहां उस प्रकार की घास होती तो उसे खाने वाले जीव भी ज्यादा होते और उन जीवों को खाने वाले जीव भी ज्यादा होते। ये सब हमने बाहर निकाल लिया। ये जीव भूगोल का सेक्शन है, बाद में चर्चा करेंगे। फाइन, सो मेक श्योर कि एक तो प्राकृतिक आवास की कमी, गणना के कारण, शिकार के कारण, ट्रॉफी हंटिंग के कारण, और ट्रॉफी हंटिंग का पूरा कल्चर मैंने बता दिया। और ट्रॉफी हंटिंग का कारण भी याद रख, ट्रॉफी हंटिंग क्यों बता रहा हूं, ये कारण भी याद रखना दैट ट्रॉफी हंटिंग 2024 में न्यूज में था, यूएन ने इसे बैन करा है, और साथ में यूरोप के अंदर बाइसिन की संख्या भी कम हो रही थी, इस कारण से भी जो है ये न्यूज में था। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें सिंक इन हो गई हैं, आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये तो हो गया थोड़ा सा तेंदुए और लेपर्ड वगैरह के बारे में। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इधर पे आने वाले अदर जीवों के बारे में। सबसे रेड हॉट इंपॉर्टेंट है रेड पांडा। वाटर ड्रॉप में इफेक्ट में देखेंगे रेड पांडा को शुरू से लेकर अंत तक। रेडी हैं सभी लोग? से कैन वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। रेड पांडा, रेड पांडा, ठीक। अब रेड पांडा के बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, सभी लोग बताओ भाई। कैन वी स्टार्ट नाउ? रेड पांडा के बारे में कुछ डिस्कशन, तैयार है? अच्छा एक बात सही से बताना सर, आप भाई हर चीज, अंकिता जी हर चीज मेरे हाथ पे थोड़ी है। फाइन, ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट ऑन माय हैंड यार, ठीक है, मतलब इस बात को समझना। और कई लोग कहते हैं सर आप ऑप्शनल जो है वो यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए पूरा। बच्चों पॉसिबल नहीं होता ना। आप अभी देख लेना कि कुछ समय बाद जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी ना, धीरे धीरे करके लोग इसे देखना कम कर देंगे और फिर जो है वो एंड ऑफ द डे है ये ऐसे ही रुक जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग बस अपना इंटरेस्ट रखो, हम आगे करेंगे। लेकिन दूसरी भी एक प्रॉब्लम होती है दैट इतना समय यूट्यूब पर और इतना सारा, आप सोच कर देखो अगर मैं पूरा ऑप्शनल कराऊं यूट्यूब पर तो कितना समय लग जाएगा। मतलब 5-6 महीने का कोर्स होता है, ठीक, उसमें आप मानकर चलो 20 दिन भी क्लास लगी तो 350 घंटे, मतलब 1 साल तक एक सीरीज चलती रहेगी। ना ये फिजिएबल है और ना ये करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बच्चे का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट यस, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप जो है वो बैचेस के माध्यम से पढ़ सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, जो भी आना चाहता है, वैसे मतलब आप लोग बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं उसके बारे में। एक तो भाई पीडीएफ डाउनलोड करना हो अगर तो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है मैंने पहले भी। टेलीग्राम चैनल का नाम इज अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, अभिनव.बोहरे ज्योग्राफी। इसमें आप जो है, इसमें से आप जो है वो अपनी इस लेक्चर की पीडीएफ, यहां डॉट नहीं है, ओके, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आप इसे आराम से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है। अभी पढ़ाऊंगा भाई, जा नहीं रहा हूं, ओके, बीच में जरा आप लोग को से बस बात कर रहा हूं। abhinav.bohre@studiiq.com। आप लोग बच्चों इससे जो है वो मुझसे मेल के माध्यम से जुड़ोगे। आप लोग जब मेल करो तो ऊपर लिख देना सर मैं आपसे वाईटी पर पढ़ा हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा देख लूंगा कि आप न्यू स्टूडेंट हो। ठीक है सर, कल वाला पीडीएफ नहीं मिला है, अरे रे रे माफ कीजिएगा मैं भूल गया था, तो कल वाला पीडीएफ मैं आज अपलोड करा दूंगा, ध्यान से आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए भाई, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात तो
रेड पांडा के बारे में ध्यान से सुनना। रेड पांडा है भालू, ठीक। भालुओं की एक प्रजाति होती है, एक प्रकार होता है जिसे कहते हैं पांडा। तो पांडा एक्चुअली में है, पांडा है एक्चुअली में इज अ बैर, ये भालू की प्रजाति है, भालू की प्रजाति, ठीक। और जो ये भालू की प्रजाति जो बिल्ली के समान दिखती है, इन्हें कहा जाता है पेनिपेट्स, PENIPEDES, पेनिपेट्स, ठीक। पेनिपेट्स का मतलब है भालुओं का वो रूप जो थोड़ा छोटा होता है। पांडा दो प्रकार के हैं, एक होता है बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट पांडा। अब बहुत ध्यान से सुना, मैं वाटर ड्रॉप इफेक्ट में कम से कम 20-25 बातें इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अंततः ये रेड पांडा खत्म होने वाला है। ध्यान से सुनना, ये रेड पांडा शायद खत्म हो जाए, कारण और इसकी बीमारी दोनों बता रहा हूं। तो देखो, रेड पांडा जो है ये दो प्रकार के होते हैं पांडा, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट पांडा, एक है ब्लैक एंड व्हाइट पांडा, और एक है रेड पांडा, ठीक। अब थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट पांडा के बारे में भी सुन लो, क्योंकि आप रेड पांडा के बारे में सुनने वाले हो। एक समय पर बच्चों ये खत्म होने वाला था और इसे बचा लिया था WWF ने, वो खली वाला नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और ये किसके सपोर्ट से बचाया था? तो ये बचाया था चाइना के सपोर्ट से। और इसीलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड में आज जहां भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट पांडा दिखता है, अरे वही जो कुनफू पांडा में दिखता है हमें, ठीक, वो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा आपको आज जहां भी दिखता है वो चाइना का ही पांडा है। क्यों? क्योंकि चाइना के द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन WWF ने इस पांडा को बचा लिया था। और आज भी आपको दिखाई देगा कि WWF का आइकॉन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा ही है। और यह भी याद रखना कि ब्लैक एंड व्हाइट पांडा एक समय पर बिल्कुल खत्म हो गए थे, आज जो है वो रिवाइव कर गए, नॉर्मल कंडीशन पर आ रहे हैं, ठीक। बट रेड पांडा के साथ ऐसा नहीं है। रेड पांडा के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है कि ये फेस कर रहे हैं एक डिजीज, इसे कहा जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम क्या है? तो सुनना, इनका जो प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास है, आज के समय यह अतिशय सीमित हो चुका है, एकदम लिमिटेड हो चुका है, अतिशय सीमित है। अब आने वाले 20 मिनट्स एकदम नॉलेज की बारिश हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, जो रेड पांडा है आज के समय हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, थोड़ा सा तिब्बत में, थोड़ा सा म्यांमार में दिखता है, मेनली भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। अब हो यह रहा है कि रेड पांडा जो है वो एक ही स्थान पर बार बार ब्रीडिंग कर रहा है। यानी कि रेड पांडा में, मान लीजिए रेड पांडा की 2 जनरेशंस आई, एक रेड पांडा, उसके 2 चिल्ड्रन, उसके अगले चिल्ड्रन, ये रेड पांडा जो है आपस में ब्रीडिंग कर ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई आसपास कोई और रेड पांडा है भी नहीं जिससे वो ब्रीडिंग कर पाए, तो एक ही स्थान पर बार बार ब्रीडिंग करने के लिए जो है विवश है। अब अगर एक ही संतति, एक ही जो है पेरेंट्स की संततियां आपस में ब्रीडिंग करती हैं, आपस में प्रजनन करती हैं, तो इनकी ब्रीडिंग से जो संतति उत्पन्न होगी उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होगा। आप ये बात नोटिस कर पाओगे इन लॉ ऑल्सो। आपको पर्सनल लॉज जो रिलीजन में दिखाई देते हैं, आप देखिएगा उसमें कहा जाता है कि सेम मदर के जो चाइल्ड्स हैं उनमें मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड, यानी कि एक ही माता की 2 संततियों में विवाह जो है वो प्रतिबंधित होता है। क्यों प्रतिबंधित होता है? सिंपल सी बात है कि अगर मेरी 2 संततियां हैं और वो विवाह करती हैं तो दोनों के अंदर मेरा ही डीएनए है। चूंकि वो मेरा ही डीएनए है, तो जब ये ब्रीड करेंगी और इनकी संतति आएगी, उनमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होगा, वो आनुवांशिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगी। और जब वो आनुवांशिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगी तो याद रखिए कि वो जो प्रजाति है वो गिवन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करेगी और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। और इसी को रिलीजन समझाता है यह कहकर कि एक ही माता की संततियों के मध्य विवाह प्रतिबंधित है। और इसी को ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट समझाता है कि अगर आप जल्दी ही एक ही फैमिली के अंदर जो है वो ब्रीडिंग स्टैब्लिश करते हो तो उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कम हो जाते हैं, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन अर्थात आनुवांशिक संवर्धन बंद हो जाता है, विकास बंद हो जाता है, और वो जो संतति होती है वो गिवन एनवायरनमेंट में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाती। और जब ये होना स्टार्ट होता है तो संततियां विकृत होने लगती हैं। अब यहां देखिए रेड पांडा में,
रेड पांडा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चूंकि उसका प्राकृतिक आवास एकदम सीमित है, रेड पांडा लगातार जो है उसी प्लेस में ब्रीड कर रहे हैं और इस कारण से इनकी जो संततियां हो रही हैं वो संततियां ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पा रही हैं और लंबे समय तक जीवित नहीं रह पा रही हैं, जीवन प्रत्याशा कम है। आप कितना भी जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास करिए, जनसंख्या इंक्रीज नहीं होगी। पॉइंट क्लियर? और यह भी याद रखना कि इन ब्रीडिंग ने क्या क्या नहीं करा है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण आपको एशियाटिक चीता, कहा यह जाता है कि एशियाई चीते खत्म इसलिए हो गए क्योंकि एशियाई चीते पहले इस प्रकार से उपस्थित थे। यह है प्रायद्वीपीय भारत और यहां आपको जो है वो इस पूरे एरिया में, यह है अरब का एरिया। फाइन। अफ्रीका में चीते मिलते थे और अफ्रीका के बाद यह जो स्ट्रेच था यहां चीते मिलते थे। इसे कहा जाता था कि ये इंडो ईरान स्ट्रेच था। इस पूरे एरिया में चीते रहा करते थे और भारतीय चीते यहां के फॉरेस्ट के माध्यम से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब दिक्कत यह थी कि बीच में डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होने के कारण यहां से जो जंगल है वो हटा दिए गए। आपने यहां से जंगल हटा दिए तो यहां के जो चीते हैं वो यहां के चीतों के साथ ब्रीडिंग नहीं कर पाए। ब्रीडिंग नहीं कर पाए तो धीरे धीरे करके इनमें इनब्रीडिंग आया। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण इनकी जीवन प्रत्याशा कम हो गई और एंड ऑफ द डे चीते खत्म हो गए। और यह इनब्रीडिंग डिप्रेशन इवन हमें यह तक लग रहा है कि यह इनब्रीडिंग डिप्रेशन एशियाटिक लायंस में भी होगा। और अगर यह एशियाटिक लायन में है तो डियर एशियाटिक लायन खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। फाइन। जब एक ही प्लेस में बार बार ब्रीडिंग करते हो तो उस प्लेस में जेनेटिक मॉडिफिकेशन बंद। एशियाटिक लायन संभावना है, सेकंड चीता था। और अब यहां ध्यान से सुनिए, इसके अलावा यह जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, कहा तो यह तक जाता है कि यह भारतीय बाघों में भी आ रहा है। अगर यह भारतीय बाघों में है तो मानकर चलिए कि भारतीय बाघों का आने वाले समय में भविष्य बहुत खराब है। आप एक बार गूगल सर्च करिएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन इंडियन टाइगर्स और एक इमेज आपको दिखाई देगी। एक फॉरेस्ट में एक बाघ की इमेज खींची गई और वहां दिखा कि उस बाघ की जो आंखें हैं उनमें से एक आंख छोटी एक आंख बड़ी है। उसके आंख का जो गोला होता है ये एक छोटा एक बड़ा है। ये धीरे धीरे करके इंडिकेटर्स होते हैं कि इनब्रीडिंग आ रही है एनिमल्स में। अब ये नहीं है इसका मतलब कि कोई व्यक्ति या किसी जानवर में दिख रहा है तो आप कहोगे ये इनब्रीडिंग के कारण है। वो नॉर्मल कंडीशन से भी होता है, बट एक साइन ये भी होता है। पर इसे पकड़कर मत बैठना कि सर हर एक मानव में जो अगर ऐसा है तो वो इनब्रीडिंग ही होता है, ऐसा नहीं होता। एक संकेत ये हो सकता है। तो अभी रिसर्च चल रही है कि इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है, बट यस आशंका जताई जाती है कि भाई एशियाटिक लायन में और इंडियन जो टाइगर्स हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, इनमें भी इनब्रीडिंग हो सकती है, इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और रेड पांडा में तो परफेक्टली है। ठीक। अब अगर एक ही स्थान पर बार बार ब्रीडिंग कर रहे हैं रेड पांडा, तो मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो रेड पांडा है इसका सॉल्यूशन क्या है? आप कैसे इसे इनब्रीडिंग से बचा सकते हो? कोई अंदाज लगाएगा? जल्दी से बताइए कि क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे आप रेड पांडा बचा सकते हो? रेड पांडा इज अ रेड हॉट टॉपिक, मतलब ये यूपीएससी को बहुत पसंद है। कोई बताएगा कि कैसे जो है वो आप रेड पांडा को बचा पाएंगे? अरे भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। कोई बताएगा कि रेड पांडा को आप कैसे बचाएंगे? हैव एनी काइंड ऑफ द आइडिया? ना, ध्यान से सुनना। ये जो रेड पांडा है, आप इसे बचाने के लिए एक ही काम कर सकते हो। रेड पांडा को पकड़ो और बोलो निकलो। कहां से निकलो? इस एरिया से निकलो। और इस एरिया से आप निकालकर उसको जो है वो भारत के किसी और भाग में लेकर जाओगे। और ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022-23 में ये काम करा। क्या काम करा? दैट रेड पांडा रहा करता था, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। तो मानस व काजीरंगा, काजीरंगा ये दो नेशनल पार्क थे। इन दोनों नेशनल पार्क से जो है वो रेड पांडा को निकाला और निकालने के बाद ये उसे ले गया एक दूसरे नेशनल पार्क में। और उस दूसरे नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहा गया है सिंगलीला नेशनल पार्क। नाम नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यह है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां आता है? तो ये आता है पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये आता है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में ये जो नेशनल पार्क है
ये चुना गया रेड पांडा के लिए कि चलो भाई रेड पांडा को यहां लेकर आओ। अब मेरा प्रश्न यह है कि रेड पांडा को इसी नेशनल पार्क में क्यों लाया गया? तो यहां ध्यान से सुनो, यह नेशनल पार्क आता है बेसिकली एक ऐसे स्थान पर जहां है पहाड़ियां, ठीक, और यह आता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों के समीप। यह सिक्किम हिमालय का हिस्सा है, सिक्किम हिमालय के पास स्थित है, ठीक है फाइन। और यहां पर जो है वो इस नेशनल पार्क की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये पहाड़ी नेशनल पार्क है। और ये जो पहाड़ी है ना बच्चों, ये जो पहाड़ी नेशनल पार्क है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है एक तो यहां की एक चोटी, उस चोटी का नाम है संदक काफू। ध्यान से सुनो, यहां की एक चोटी है और चोटी का नाम है, चोटी मतलब पीक है, नॉट चोटी, फाइन, पीक है जिसका नाम है संदक काफू। और जो संदक काफू चोटी है उसे कहा जाता है पीक ऑफ पॉइजनस प्लांट्स। पीक ऑफ पॉइजनस प्लांट्स मतलब जहरीले पौधों की चोटी। और ये जो पीक ऑफ पॉइजनस प्लांट है, ये इसे पॉइजनस क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां एक पौधा पाया जाता है और उस पौधे का नाम है उस पौधे का नाम है कोबरा लिली। तो सिंगलीला नेशनल पार्क एक पहाड़ी नेशनल पार्क है और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है संदक काफू, संदक काफू। और जो संदक काफू है ये कहलाती है जहरीले पौधों की, जहरीले पौधों की चोटी, ओके। और ये जो जहरीला पौधा है इसका नाम है कोबरा लिली, कोबरा लिली। और ये जो कोबरा लिली है ना, ये कोबरा लिली जो है यहां से कई प्रकार के शिकारियों को नीचे अर्थात घाटी के क्षेत्रों में जाने देती है। अगर आप रेड पांडा को कहीं छोड़ो ना तो रेड पांडा जल्दी से चढ़ के पहाड़ों पर चला जाता है। हम चाहते हैं रेड पांडा थोड़ा घाटियों में रहे। क्यों घाटियों में रहे? क्योंकि घाटियों में रहने पर उसे माइग्रेट करना पड़ेगा। क्यों माइग्रेट करना पड़ेगा? तो डियर इस क्षेत्र की घाटियों में पाया जाता है रेड पांडा का एक सबसे बड़ा शिकारी, और इसका सबसे बड़ा शिकारी है रेड पांडा का इज येलो थ्रोटेड मार्टिन। फाइन, येलो थ्रोटेड मार्टिन या ऊद बिलाव भी कहते हैं पर येलो थ्रोटेड ही लिखेगा, येलो थ्रोटेड मार्टिन। येलो थ्रोटेड मार्टिन आप एक बार सर्च करना। ये इसका गला जो है वो लिटरली इसका गला बिल्कुल येलो कलर का होता है, बिल्कुल येलोइश कलर का उसका गला होता है और इतना बड़ा करीब इसका शिकारी है। तो रेड पांडा का एक प्राकृतिक शिकारी है येलो थ्रोटेड मार्टिन, और ये मार्टिन जो है इस नेशनल पार्क की घाटियों में रहता है और हम चाहते हैं कि रेड पांडा वहां रहे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो येलो थ्रोटेड नहीं, येलो कोटेड नहीं बतो, कोटेड नहीं, थ्रोटेड, थ्रोट गला, ठीक, येलो थ्रोटेड मार्टिन। फाइन, ऊद बिलाव जैसा दिखता है, ऊद बिलाव नहीं है, ऊद बिलाव जैसा दिखता है, ठीक। तो ये जो येलो थ्रोटेड मार्टिन है ना, ये मार्टिन बेसिकली शिकारी है रेड पांडा का। और गवर्नमेंट कितनी क्रूर है कि उसने जो है रेड पांडा को वहीं भेज दिया जहां उसका शिकारी रहता है। तो यहां ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने उसे वहां इसीलिए भेजा है क्योंकि रेड पांडा जो है अपने शिकारी को देखकर भागेगा, और भागेगा तो इन्हें छोड़ेंगे तो ये दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में जाएंगे, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में जाएंगे तो इनके जेनेटिक्स में चेंजेस आएंगे, और जब जेनेटिक्स में चेंजेस आएंगे और फिर ये ब्रीडिंग करेंगे तब जाकर जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन दोबारा शुरू हो पाएंगे, तब जाकर इनकी आनुवांशिकी स्ट्रांग हो पाएगी। रेड पांडा आज के समय इसे इतना प्रोटेक्शन दिया गया है कि अब ये माइग्रेट ही नहीं करता, माइग्रेट नहीं करता तो इसमें जो माइग्रेशन के कारण जेनेटिक चेंजेस आने चाहिए वो चेंजेस नहीं आते, और चेंजेस नहीं आते तो ये जब ब्रीड करते हैं तो इनके जो चाइल्ड यानी कि इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो स्टेबल नहीं होते और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी कम हो जाते हैं। अब बाई चांस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ तो एक रेड पांडा मान लीजिए 14 वर्ष जीता, तो अब वो 12 वर्ष जी रहा है। अब भाई रेड पांडा ब्रीडिंग स्टार्ट ही कर रहा है अगर 6 साल की उम्र के बाद, तो सामान्य स्थितियों में 8 वर्षों तक वो
प्रजनन करता और संततियां देता। अब के समय वो केवल 6 वर्षों तक प्रजनन कर रहा है और संततियां दे रहा है। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसत जीवन प्रत्याशा कम हो जाने के बाद जो हीटिंग टाइम है, जिस टाइम पे वो जो है वो ऑफस्प्रिंग दे सकता है, वो समय भी कम हो जाता है। और यही सबसे बड़ी समस्या थी रेड पांडा के साथ। गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट सेज निकालो इनको, ले चलो किधर पे, सिंगलीला। सिंगलीला ले जाओगे, वहां येलो थ्रोटेड मार्टिन मिलेगा। येलो थ्रोटेड मार्टिन से मुलाकात होगी, ये भागना शुरू करेंगे और भागना शुरू करेंगे तो अलग इकोसिस्टम में जाएंगे, अलग इकोसिस्टम में आएंगे, इनका डीएनए चेंज होगा, वेरिएशन आएंगे, फिर ब्रीडिंग होगी तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा भी होंगे और साथ ही वो स्टेबल भी होंगे, गिवन एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी करेंगे और आगे जाकर वो स्वस्थ भी होंगे। सर गवर्नमेंट ने भेजा था लेकिन ज्ञान किसी आईएएस ऑफिसर या किसी पर्यावरण ने नहीं। हाँ एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, मतलब अंशुमन पांडे जी के बिल्कुल सही कहा। गवर्नमेंट खुद थोड़ी सोचेगी, वो तो रिसर्चर्स रखते हैं और रिसर्चर्स जो है वो इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, और ये भी याद रखो कि ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड की। ठीक, एक ही स्थान पर स्पीशीज बार बार प्रजनन करती हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना, दिमाग खुल जाएगा। फाइन, आपने सुना होगा अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट है। ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जानते हैं, काले गोरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? तो अमेरिका का व्हाइट पर्सन परफेक्टली नोज कि भाई मेरे सामने जो अमेरिकन ब्लैक खड़ा है ना, डियर, ये इस समय इस अर्थ का सबसे स्टेबल ह्यूमन है, सबसे बेस्ट वेरिएशन है वो ह्यूमंस का। अमेरिका का ब्लैक एक्चुअली में अर्थ में अभी एग्जिस्टिंग जो ह्यूमंस है उसका सबसे अच्छा वेरिएशन है। क्यों वेरिएशन है? तो याद रखिए कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो संततियां हैं वो सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका और आपके पार्टनर का डीएनए बिल्कुल अलग हो। दो डिफरेंट टाइप के डीएनए जब इनमें ब्रीडिंग होती है तब जाकर जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा होते हैं। और अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स आपको दिखाई देते हैं, द रियलिटी इज अमेरिकन ब्लैक्स आर ब्लैक्स जो कि यूरोपियंस लेकर आए थे। फाइन, इसके नीचे जो है, चलिए दूसरा नक्शा बना देता हूं, ध्यान से देखना दैट ये जो है ये अफ्रीका है, यहां से आपको जो है यूरोप दिखाई देगा और ये हिस्सा आपको जो है इस तरीके से बनते हुए दिखेगा, यह है यूरोप। ठीक, और ये है नॉर्थ अमेरिका। फाइन, नॉर्थ अमेरिका में टिएरा डेल फ्यूगो, ये पोर्शन पूरा इधर से। अब जरा ध्यान से सुनना, वास्तविकता पता है क्या है? यूरोपियंस जो है वो जो इधर लोग रहते हैं, यहां के नेटिव लोगों को तो अमेरिकन्स ने खत्म कर दिया, बेचारे रेड इंडियन नाम की मानव की एक नस्ल खत्म कर दी यूरोपियंस ने। तो इधर पे जो लोग आपको दिखाई देते हैं नॉर्थ अमेरिका में, दे आर एक्चुअली यूरोपियंस। ठीक, तो ये यूरोप से ही निकले हुए लोग थे जो इधर आए थे और यूरोपियंस ने ही इस एरिया से, यहां से जो है वो दास खरीदे थे। ठीक, यहां से ही अफ्रीकन्स को खरीदा गया था। ओके, इन बेचारे अफ्रीकन्स को जो है यहां से दास के फॉर्म में खरीदा गया और फिर इन्हें जो है वो नॉर्थ अमेरिका में बेचा गया चाय के बागानों में काम करने के लिए। तो यूरोपियंस यहां गए, यूरोपियंस ने यहां से अफ्रीकन्स को खरीदा और इधर पे उनको जो है वो बेचा करते थे। यह कहलाया था दास अर्थात स्लेव्स का ट्रेड। और इससे यूरोप के लोग और यहां पे अफ्रीका के लोग ये साथ में रह रहे थे। अब अमेरिका जो है एस्टैब्लिश होता है, अमेरिका एस्टैब्लिश होता है तो यहां के जो ब्लैक्स इधर गए थे उन्हें भी सिटीजनशिप दी जाती है और फिर ये अमेरिका के ब्लैक्स जो है वहां के व्हाइट्स के साथ ब्रीडिंग करते हैं। अब इस बात को समझना दैट ये जो था, ये पर्सन जो अफ्रीका में रहता था, ये निग्रो जेनेसिस से बिलोंग करता था। निग्रो जेनेसिस बिल्कुल ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाला जो है डीएनए, और ये जो पर्सन था ये था नॉर्डिक डीएनए, यानी कि एकदम ठंडे प्रदेश में रहने वाला डीएनए। तो मानव की एक रेस वो थी जो एकदम गर्म प्रदेशों में रहती थी और मानव की एक रेस ऐसी थी जो एकदम ठंडे प्रदेशों में रहती थी। तो दो अलग अलग टाइप के मानव, दो एकदम पोलराइज्ड ह्यूमंस, इनके बीच में जो है वो ब्रीडिंग हुई, अर्थात इन दोनों का डीएनए बिल्कुल अलग था और इनकी ब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो अमेरिकन ब्लैक जन्मा, अमेरिकन ब्लैक ये जन्मा। और याद रखिए, आप कभी अमेरिकन ब्लैक्स को देखिएगा, फाइन, ये शारीरिक रूप से एकदम सुदृढ़ होते हैं, आपको एवरेज हाइट ज्यादा मिलेगी,
बॉडी में मसल साइज ज्यादा मिलेगा, बॉडी साइज ज्यादा मिलेगा, द सिंपल थिंग, और इम्यूनिटी स्ट्रांग मिलेगी। द सिंपल थिंग इज दे आर जेनेटिकली फार एडवांस देन अदर टाइप ऑफ अदर वेरिएशन ऑफ ह्यूमंस। ये मानव के एग्जिस्टिंग जो डीएनएज हैं उनमें सबसे ज्यादा एडवांस है। और वो पर्सन जो अमेरिका में रहता है उसे अच्छे से पता है कि सामने जो मेरे अफ्रीकन ये जो अमेरिकन जो ब्लैक है ये जेनेटिकली मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। दैट्स वाई आपको जो है फिर वो रेस सुपीरियरिटी की बात दिखेगी कि हम व्हाइट स्किन के हैं तो हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ब्लैक स्किन का है तो कम श्रेष्ठ होगा। फिर ये जो है वो एक रीजन ये भी है, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, बट अगर आप मानव भूगोल की दृष्टि से देखोगे तो मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक रीजन ये भी दिखेगा। बाकी रेस सुपीरियरिटी, अदर जो है पॉलिटिकल थिंग्स और उसका जो है मैंडेटास, वो सारी अलग चीजें हैं, वो भी एक बड़ा कारण है, ये भी एक छोटा कारण है, पर है जरूर। सो हमेशा याद रखो दैट इनब्रीडिंग इज अ प्रॉब्लम। ये जानवरों में, ये जीवों में हो जाती है और ये होने का बड़ा कारण हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही उनका हैबिटेट लॉस करके उन सभी को एकदम सीमित जगह तक ले आया है, तो दे हैव नो एनी ऑप्शन। और प्रकृति कितनी साइंटिफिक है, जरा ध्यान से देखना। प्रकृति ने हमें ये तो पढ़ लिख कर समझ में आया दैट ये जो है वो इनब्रीडिंग से संततियां समाप्त हो जाती हैं। एक जीव भूगोल का कंसेप्ट है, एलेंस रूल में पढ़ते हैं, फाइन, दैट प्रकृति ने हर जीव के अंदर संवेदना डाली है। संवेदना का मतलब है प्रकृति के अंदर क्या ऐसा रूल चल रहा है भाई कि एक जीव जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो लगातार जो है उसकी संख्या बढ़ती जाती है। क्या फिट करा है प्रकृति ने? तो द वर्ड कॉल संवेदना। फाइन, जैसे ही एक जो है वो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग के पश्चात जो कपल संतति को जन्म देगा, प्रकृति तुरंत उसके पेरेंट्स के अंदर एक संवेदना को जन्म देगी और वो संवेदना से मुझे इसका प्रोटेक्शन करना है। जिसे ह्यूमंस कह देते हैं कि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्रकृति कहती है कि एक संवेदना है और ये मैंने जन्म दी है पेरेंट्स के अंदर। लायन अपने काप्स का, टाइगर अपने चिल्ड्रंस का, हर एक जो जीव है अपने ऑफस्प्रिंग का प्रोटेक्शन करेगा और ये प्रोटेक्शन वो कब तक करता रहेगा? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लायंस। लायन का जो ग्रुप होता है उसे प्राइड कहते हैं। इसमें एक या दो मेल होते हैं और सारी फीमेल जो है वो लायंस होती हैं या लाइनेस होती हैं। फाइन, तो जो मेल लायन है वो रूल करता है और एरिया को प्रोटेक्शन देता है और जो फीमेल लायंस हैं यानी कि लाइनेस हैं वो जो है वो शिकार पर जाती हैं, वो हंटिंग करती हैं और हंटिंग करने के बाद फिर ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग के बाद ऑफस्प्रिंग होते हैं और जो मेल है वो प्रोटेक्शन देता है अपने चिल्ड्रन को। लेकिन व्हाट अ गोल्डन रूल इज दिस कि जैसे ही उसकी संततियां इस योग्य हो जाती हैं कि वो ब्रीडिंग कर सके, वो प्रजनन कर सके, जो लायन है वो अपने ग्रुप से अपनी सारी संततियों को निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? ताकि इनब्रीडिंग ना हो। उसकी संततियां निकलती हैं, दूसरे ग्रुप्स में जाती हैं और फिर दूसरे ग्रुप्स को वो अटैक करके कैप्चर करती हैं और कैप्चर करने के बाद जो है वो वहां के किंग बनते हैं और फिर वहां ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो द सिंपलेस्ट थिंग इज के नेचर नोज के इनब्रीडिंग हुई तो स्पीशीज खत्म होने लगेंगी और इसीलिए उसने हर स्पीशी के अंदर जो है इसे फिट कर रखा है। वही पेरेंट्स जो अभी अपने चाइल्ड का प्रोटेक्शन कर रहे थे, अचानक से एक दूसरी संवेदना उसके चाइल्ड के अंदर जन्म लेगी, उसके चाइल्ड के अंदर पार्टनर के लिए संवेदना जन्म लेगी और जैसे ही पेरेंट्स ये देखेंगे कि उसके चाइल्ड के अंदर संवेदना जन्म ले रही है फॉर मीटिंग पर्पसेस, फाइन, अब वो प्रजनन के लिए रेडी है, तुरंत उसके पेरेंट्स के अंदर की संवेदना गायब और उसे हटा दिया जाएगा। इसी को कहते हैं कि जैसे जैसे जो है आप यंग होते जाते हो, फाइन, आपके पेरेंट्स वांट्स कि आप जॉब करो, अदरवाइज जो है वो संवेदना खत्म होने लगती है। फाइन, तो दिस इज अ वेरी ब्रूटल थिंग कि अभी जो पेरेंट्स आपको कह रहे हैं ना कि भाई आपने खाना खाया या नहीं, भोजन करा, पानी पिया, अच्छे से खाया, यही पेरेंट्स है बच्चों। वेट करना, जैसे ही जो है आपकी उम्र निकलना स्टार्ट होगी, यही पेरेंट्स बोलेंगे खाना इधर लाओ, इधर रख दो, फाइन, और तुम जल्दी से जाओ जॉब करो। फीमेल्स को दिखा दिया जाएगा एक फोटो कि भाई देखो ये वाला कैसा है और विवाह, अदरवाइज मेल्स को दिखा दिया जाएगा कि देखो तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है, चुपचाप घर से निकलो, जॉब करने जाओ। तो मेक इट श्योर दैट दिस इज अ गोल्डन, मतलब दिस इज अ थिंग जो सोसाइटी का रूल है। बट एनिमल्स में से याद रखिएगा कि इन ब्रीडिंग से बचने के लिए हर एनिमल जो है वो इस तरीके से जो है वो माइग्रेशन करता है और ये जो है वो जीव भूगोल का नियम है। जीव भूगोल इज अ टॉपिक ऑफ ऑप्शनल, नॉट अ पार्ट ऑफ जीएस। मैंने सिर्फ आपके अंदर जनरल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए ये मैंने बताया।
ठीक है, तो यहां पर जो है वो हमने रेड पांडा वाटर ड्रॉप इफेक्ट में देख लिया, हमने टाइगर्स के बारे में देख लिया, लेपर्ड्स के बारे में देख लिया। अब आइए जरा कुछ और जो जीव हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। लायन टेल मकाओ, लायन टेल मकाओ का मतलब है ऐसा बंदर जिसकी पूंछ जो है वो शेर के समान होती है। ये पूर्वी हिमालय में मिल रहा है, ये मेनली मानस नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलता है। रेड पांडा हो गया। गोल्डन लंगूर के लिए याद रखना कि गोल्डन लंगूर जो है, दो टाइप के लंगूर होते हैं, ध्यान से सुनना। जो लंगूर है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों ब्राउन लंगूर या भूरा लंगूर। ये नॉर्मली आपको शहरों में देखने को मिल जाते हैं, शहरों में, जंगलों आदि में जो सामान्यतः हमें लंगूर दिखते हैं वो ब्राउन लंगूर है, ठीक। और एक दूसरा होता है गोल्डन लंगूर। ये हमें मानस और काजीरंगा इन दोनों नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, और साथ ही ये लंगूर हमें म्यांमार में भी देखने को मिलता है। ये मेनली म्यांमार में ज्यादा मिलता है, हमारे यहां थोड़ा कम मिलता है, ठीक। दो लंगूर के बारे में दो टाइप के हैं, एक जो है वो नॉर्मली पूरे इंडिया में मिलता है, एक हमारे केवल नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, और जो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है वो मेनली म्यांमार में मिलता है, ठीक। पिग्मी हॉग, तो याद रखो कि हॉग का मतलब होता है जंगली शूकर, वाइल्ड पिग का एक प्रकार है जिसे हॉग कहा जाता है। जो पिग्मी हॉग है ये दुनिया का सबसे छोटा पिग है, सबसे छोटा हॉग है। और कितना छोटा होता है, तो वयस्क का आकार भी इतना होता है कि आप अपने हाथों में उसे आसानी से, मतलब एक छोटे से बच्चे के समान उसका आकार होता है। और ये पिग्मी हॉग तेजी से खत्म हो रहे हैं, और इनके खत्म होने का पता है कारण क्या है? इनके खत्म होने का कारण है कि ये दलदलों के आसपास रहते हैं और हम दलदल खत्म कर दे रहे हैं, ठीक। ऐसे ही सिंगल हॉर्न राइनो, तो अब यहां ध्यान से सुनो, अफ्रीका में जो राइनोज हैं, राइनो के तीन प्रकार हैं। एक है अफ्रीकन राइनो, आइए जरा यहां देख लीजिए, एक है अफ्रीकन राइनो, एक है इंडियन राइनो, एक जवाइन और सुमात्राइन राइनो। तो वो सारे हिस्से जो अफ्रीका से कभी जुड़े हुए थे वहां वहां राइनो रहता है। तो अफ्रीका का जो राइनो है उसका आकार सबसे बड़ा, क्योंकि वो जहां रहता है उसके प्राकृतिक आवास का आकार सबसे बड़ा। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा भारतीय राइनो, क्योंकि अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा आवास भारत के अंदर। और सबसे छोटे राइनोज मिलते हैं सुमात्राइन और जवाइन राइनो, इनका आकार बिल्कुल छोटा है। आप इवन देखोगे ना तो यहां का राइनो ऐसा लगेगा जैसे छोटे मोटे ट्रक जितना ऊंचा है। भारतीय राइनो जो है एक कार जितना ऊंचा है, और ये जो है वो आकार में काफी छोटे होते हैं, मासूम टाइप के दिखते हैं, क्यूट टाइप के दिखते हैं, फाइन। और यहां हमारे इस क्षेत्र के राइनो जो है एकदम बड़े आकार के, थोड़ा हरष्ट पुष्ट दिखते हैं। सो ये जो आकार है, इस आकार का अंतर बच्चों किस कारण से है? इसका आकार बेसिकली है बिकॉज ऑफ हैबिटेट, और ये सब पहले निकले अफ्रीका से थे। लेकिन ये सब में याद रखना कि हर एक जो राइनो है यहां पूरे एरिया में, ये सारे दो सींग वाले हैं। और गलत मत समझ लेना, दो सींग का मतलब ऐसा नहीं है कि इधर से दो सींग निकले हैं, फाइन। दो सींग का मतलब है, मान लीजिए ये राइनो है, तो राइनो भाई साहब मान लीजिए ऐसा उनका फेस है, तो ये एक सींग है और एक दूसरा सींग ये है। तो दुनिया में हर राइनो में जो है वो आपको दो सींग दिखते हैं, लेकिन दुनिया का एकमात्र राइनो है जिसका आपको केवल एक सींग दिखेगा, और वो है इंडियन राइनो। और ये भी याद रखना कि पहले इंडियन राइनो पूरे क्षेत्र में मिलता था, पूरे उत्तर भारत की तराई बेल्ट में मिलता था, आज केवल नॉर्थ ईस्ट में सीमित है। रीजन शिकार, चमड़े के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको राइनो के बारे में बता दिया, रेड पांडा के बारे में बता दिया, ये रेड हो गया। हाँ, स्नूप नोज्ड मकाओ, ये याद रखना कि ये बंदर जो है कोरोना काल तक भारत में नहीं मिला। कोरोना काल के बाद अचानक से इसकी संख्या बढ़ी थी। ये म्यांमार में रहता है। इसकी फोटो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि पृथ्वी का जीव है। इसकी नाक जो है वो ऐसा होती ही नहीं है, सिर्फ दो होल होते हैं नाक की जगह, इसलिए से स्नूप नोज्ड मकाओ बोलते हैं। इसी को छींकने वाला बंदर, रोने वाला बंदर, या फिर जो है बिना नाक का बंदर भी कहते हैं। बिना नाक का तो खैर नहीं कहा जाता, लेकिन यह है छींकने वाला, स्नीजिंग, और साथ ही रोने वाला बंदर भी कहते हैं, या उदास बंदर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उसका सिंपल सा कारण है, इस बंदर ना ये रोता है ना ये कुछ करता है। एक सिंपल बात है, ये फॉरेस्ट में रहता है, बारिश होती है तो बारिश होने पर बारिश का पानी इसके नाक वगैरह में चला जाता है, तो इस कारण से थोड़ा छींकता है।
और साथ ही जब बारिश होती है तो ऐसा सिर नीचे करके अपने दोनों घुटनों के पास अपना सिर ले आता है। तो कहते हैं कि उदास हो गया है, रोने लगा है बारिश को देखकर। तो ना उदास हुआ है ना रो रहा है, बस बारिश होती है तो बारिश का पानी, चूंकि नोज जो है वो ओपन नोज होती है, मतलब सिर्फ होल है, उसमें नोज नहीं है, मतलब स्पष्ट नोज नहीं होती, तो वो बारिश से प्रोटेक्शन नहीं दे पाती। इस कारण से वो एकदम सर छुपाकर जो है ऐसे बैठता है, इसलिए उसे जो है वो ऐसी कुछ संज्ञा दे दी जाती है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है सच ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसा रोता वोता नहीं है वो। सो ये हुआ यहां पर आपका जो राइनोज है और जो स्नूब नोज्ड मंकी है, ये सब कुछ मैंने हिम तेंदुआ बता दिया, मैंने ये बता दिया। हाँ, कुछ हमारे जो है वो हिरणों के बारे में बचा है, बट हिरणों के बारे में मैं थोड़ा आगे चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें आपको हमारे नॉर्थ ईस्ट में आपको डांसिंग डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, मस्क डियर और स्वैम्प डियर, ठीक है, मतलब बारहसिंगा, कस्तूरी मृग और बार्किंग डियर, तो बार्किंग है, भौंकना कहलाता है बार्किंग डियर, और साथ ही सांगई, डांसिंग डियर को सांगई कहते हैं। और सांगई तो पूरी दुनिया में केवल नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, और वो भी नॉर्थ ईस्ट का एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, उधर मिलता है। मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट आज की क्लास में नहीं, थोड़ा समय जो है वो कम शेष बचा है, तो इसे मैं यहाँ रोकूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यार, मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, ये याद रखना दैट आप मुझे याद करोगे उस दिन जिस दिन आपका यूपीएससी का प्री होगा, ठीक। आप जिस दिन प्री देने जाओगे आपको समझ में आएगा कि इस वाटर ड्रॉप इफेक्ट में पढ़ना क्या होता है। और मेरी बात समझिएगा कि ये सिर्फ थोड़ा सा है, मतलब मैं एक समय सीमा के अंदर ही आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। आप सोचिए, जिस समय आप 3R की क्लास में आओगे, आप जीएस की क्लास आए या ऑप्शनल की क्लास, आप ऑप्शनल में तो इसमें और भी ज्यादा गहराई में जाकर सारी चीजें होलिस्टिक मैनर में पढ़ोगे। आप सोच कर देखो, पर्यावरणीय और जीव भूगोल जब आप ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो इसमें कितनी सारी चीजें आती हैं। फाइन, मतलब अगर अभी तक इतने लोग जो है वो इस सेशन को देख रहे हैं, तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी को इस विषय में इंटरेस्ट है। तो बच्चों, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई डोंट यू ऑप्ट ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट? आपको ज्योग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है आपको आने वाले टाइम में ट्रिमेंडस चेंजेस दे सकता है। इंटरनेशनल, अभी तो मैं जियोपॉलिटिक्स की चर्चा भी नहीं कर रहा हूं, आप देखोगे जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी तरह से हर एक प्रकार का संबंध जो है किसी ना किसी प्रकार के रिलेशन पर आधारित होता है, और वो रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन के केस में है जियोपॉलिटिक्स। और जियोपॉलिटिक्स इज अ कोर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। भारत की आंतरिक सुरक्षा, टेररिज्म, ये सब कुछ जियोपॉलिटिक्स और ये सब कुछ जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का हिस्सा है। फाइन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाँ, इसके बाद ये मेरी एडवाइस है कि आप सभी लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल जरूर लो। अब ये आपका चयन होगा कि आप जो मेरे साथ अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो तो आपको आना है या नहीं, ये आपका चयन हो। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि इस सब्जेक्ट को जरूर 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 एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करें। सर मैं ज्योग्राफी को ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं आपसे। हाँ, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप लोग एक काम करिए, सिर्फ सिंपल सा है, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, ऐप इंस्टॉल कर लो, नहीं तो सीधा ज्योग्राफी ऑप्शनल का लिंक जो है आपको दिख जाएगा, उसमें उस पर क्लिक करो और क्लिक कर कर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पर थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये है कोड जस्ट अप्लाई AK लाइव कोड, इस कोड को अप्लाई कर दीजिए। इस कोड को अप्लाई करते ही आपको जो है वो मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलेगा। आ तो जाते हो, आने के बाद बैच में मुझे बताया सर आपसे ही पढ़ने आए थे, फाइन, लेकिन कोड यूज नहीं करते भाई, ये कैसा पाप है भाई। फाइन, तो देखो, आप अगर पढ़ना चाह रहे हो, ऑप्शनल में आ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट को, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको AK लाइव कोड का ही यूज करना है। इस कोड को यूज करोगे, मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो इस सामने मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, जस्ट जाओ इस टेलीग्राम चैनल पे, PDF भी मिल जाएगा और आपको सारी जानकारी भी मैं वहीं उपलब्ध करा दूंगा। जो भी लास्ट मैसेज मैंने करा उसके नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी अगर असिस्टेंस चाहिए होगा तो आई विल प्रोवाइड। चलिए सर, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ GS का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा बच्चे? दिवाकर जी 200%, मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ ज्योग्राफी GS का नहीं होगा, ऑप्शनल का बस नहीं होगा, GS का पूरा ज्योग्राफी, GS का पूरा इन्वायरमेंट,
जीएस में जो आप आईआर वगैरह पढ़ते हो, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हो, ये सबका सिलेबस उसमें मेंशन्ड है। आप पढ़िए, उसके बाद जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सब के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, ओके। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसा एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अडॉप्ट करो भाई। ज्योग्राफी को लोग, हमारे माध्यम की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट करते, तो ये तो एडवाइस लो। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ पढ़ना, तो फिर आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अभी मैंने आपको बैच दिखाया था, आपके पास ऑप्शन है, जस्ट गो फॉर दैट। ओके, और एक और बात याद रखना कि अगर आप टोटलिटी में तैयार करना चाहते हो, मतलब आप ऐसा चाहते हो कि भाई आप यूपीएससी का फुल फ्लेज तैयारी करो, तो संपूर्ण बैचेस आर अवेलेबल। इसमें आपको बच्चों प्री में तक रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिल रहा है। प्री में रेसिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब है, एक तो प्री क्लियर करोगे, सारी फी 100% रिटर्न हो जाएगी, 100% रिटर्न। सेकेंडली, हर महीने एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में टॉप करोगे 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। थर्डली, आपको मेंटरशिप मिलेगी, डेडिकेटेड मेंटर अलॉट रहेगा। फाइन, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 बुक्स का सेट मिलेगा, और साथ में आपको डेली 3 आवर की लाइव क्लासेस, सब कुछ एक स्थान पर। ये स्टार्ट किससे हो रहा है? 999 से। तो अगर आप चाहते हो तो इस कॉस्ट पर तो आप आसानी से कम एनरोल तो कर सकते हो। फाइन, इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, और साथ में आपको जो क्रक्स है, कंटेंट है, वो मिल जाता है। लाइव क्लास के लिए ये है सिल्वर बैच, लाइव क्लास प्लस अदर चीजें गोल्ड, और जो अभी मैंने सब कुछ बताया वो प्लेटिनम बैच में अवेलेबल है। तीनों वेरिएंट अवेलेबल हैं, आपकी पॉकेट फ्रेंडली जो भी हो, आप उसके अनुसार जो है वो एनरोल कर सकते हो। डोंट से कि अब ये भी जो है वो कॉस्टली है। मतलब स्टडी आईक्यू के कोर्स में सबसे जो है वो बड़ा, आप यू कैन से कि आपको एक ड्रॉप ये है दैट आप जो है इस कॉस्ट पर भी अब हमसे पढ़ सकते हैं, और इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर में मेरा लेक्चर इंक्लूडेड है। ठीक, ऑप्शनल तो मैं पूरा कराऊंगा ही। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बच्चों, मेंटरशिप मतलब बच्चे आपको एक मेंटर अलॉट होगा जो आपको पूरे समय असिस्टेंस देगा, ये मेंटरशिप कहलाती है। सर ऐसे ही में आप पढ़ाएंगे? हाँ बच्चे, फाइन। सो तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। जिसको भी ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट या संपूर्ण बैच में जाना हो, AK लाइव कोड याद रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और एक बार जाकर देखिए तो उस डेमो लेक्चर को जो स्टडी आईक्यू के ऐप पर ज्योग्राफी ऑप्शनल का या जीएस का अवेलेबल है, उसे देखिए, उस क्वालिटी को फील कीजिए, एंड देन यूज टू एनरोल। ओके, चलिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट इवनिंग। थैंक्स बच्चों।